हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में। नीट में जितने भी फॉर्मूले अब तक यूज हुए हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उन सारे टॉपिक पे बात करूंगा, और इन टॉपिकों पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं नीट 1998 से हम मेडिकल के क्वेश्चन नीट 2024 तक के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे विद सॉल्यूशन। जितने कीवर्ड मैं बता रहा हूं, अगर ये प्रॉपर कीवर्ड नोट डाउन कर लेते हो तो आप 2025 में जब पेपर देने जाओगे तो डेफिनेटली उस पैटर्न पे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा और वहां पे आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे और स्कोरिंग आपकी बेस्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके की वीडियो की नीड है और तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो इस पैटर्न से सीख के अपना अचीवमेंट 2025 में जरूर पूरा कर ले, है ना। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, जितने टॉपिक पे पूछा गया है मैं सब बात कर लूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में जनरली एक फॉर्मूला आप देखे होंगे, E = -dV/dr। हो सकता है कहीं x भी इस्तेमाल किया हो। यहाँ पे अगर v कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी जहां पे v कांस्टेंट होता है वहां पे E 0 होता है। दूसरा एक देखोगे कि कहीं पे चार्ज रख रहे हो रेस्ट से और वहां पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो चार्ज क्या करेगा, उसके पास स्पीड एक्वायर हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² हो जाएगा। तो Q इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस, ½ mv² के डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा। इस की कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, इस पे भी क्वेश्चन आया है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस W/Q होता है सिंपली, यानी इस टर्म पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। नेक्स्ट बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या है? अगर कोई पॉइंट चार्ज है r डिस्टेंस पे, अगर मैं E की बात करूंगा तो E होता है kQ/r²। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी इस चैप्टर में इस्तेमाल हुआ इसलिए मैं इसको भी बता रहा हूं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको सॉल्व करने का तरीका वेक्टर होता है, लेकिन अभी हम पोटेंशियल के बारे में बताएंगे। अगर +Q r डिस्टेंस पे V निकालोगे r डिस्टेंस पे तो kQ/r होगा, लेकिन यही प्लस नहीं, अगर -Q हो जाएगा तो V की वैल्यू -kQ/r होगा। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है तो बहुत सारे चार्ज की वजह से अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो V = V1 + V2 + डैश डैश, जितने भी चार्ज होंगे उन सब की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे V पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला यूज करके निकाल के ऐड कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा रिलेशन और E और V में देखोगे तो E की वैल्यू kQ/r² होता है हमारा। तो आपको पता है मैंने KQ का स्क्वायर किया हूं तो KQ का स्क्वायर तो नीचे KQ करेंगे, kQ/r ही हमारा V होता है तो V²/KQ। K की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0, तो E की वैल्यू 4πε0 V²/Q। इस कीवर्ड का भी इस्तेमाल करके नीट में सवाल पूछा गया है ना। देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आपको पता डाइपोल भी मैं इसीलिए बता दिया हूं। डाइपोल क्या है, जनरली -Q + Q लेते हैं। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव डायरेक्शन की, पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इसके बीच का डिस्टेंस मैंने 12 माना हो, जनरली आप D भी मान सकते हो, मैं भी बहुत बार D ही मान लेता हूं। तो P = Q × 12 होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। अगर किसी जनरल पॉइंट पे अगर हम थीटा ले रहा हूं एंगल, जनरल पॉइंट P पे अगर हम V कैलकुलेट करेंगे तो -Q और +Q दोनों की वजह से निकालेंगे तो नेट V आएगा KP cos θ/r²। अब इसके एक्सेस पे भी निकाला जा सकता है, इसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे भी निकाला जा सकता है। तो ऑन द एक्सेस निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 180 ले सकते हैं। 0 लेंगे तो cos 0 0 हो जाएगा, cos 180 -1 होता है, यानी V का फॉर्मूला जो बनेगा ये बनेगा ± KP/r²। ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा गया है नीट 2024 में, है ना। अगर मैं परपेंडिकुलर इसके ऐसे परपेंडिकुलर पे निकालेंगे, इसे इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। थीटा 90 लेंगे, जैसे ही थीटा 90 लेंगे तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, तो V 0 हो जाएगा। इस टर्म पे आपको सवाल मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अच्छा, ये जितने पैटर्न पे क्वेश्चन आया ना, जो पॉइंट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब भी मैं डिस्कस किया हूँ। जैसे मैंने पहला पॉइंट ये डिस्कस किया हूँ, अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, R1 R2 इसका रेडियस है 2 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1, इसका σ2, दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देता है, तब पूछता है कि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा।
पता है जब दो कंडक्टिंग स्फीयर को जब कनेक्ट करते हो तो इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कब तक होता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाता है, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट तो हुआ, तो सिग्मा 1 डैश सिग्मा 2 डैश माना हो। इसको बाई मेथड लगाएंगे तो आप ये Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश यूज करेंगे और दोनों का पोटेंशियल सेम कर देंगे स्फीयर का। फिर इनसे दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया हूं। सिग्मा 1 डैश क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 R1 स्क्वायर सिग्मा 2 R2 स्क्वायर अपॉन R1 R2 R1 का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम है। डिफरेंस किस चीज का है? अगर सिग्मा 1 डैश निकालेंगे तो R1 का स्क्वायर है, सिग्मा 2 डैश निकालेंगे तो R2 का स्क्वायर है। अगर आप लर्न करना चाहो तो सही रहेगा और एग्जाम में कम समय में पेपर में सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अगर हम सेल या हॉलो स्फीयर या कोई कंडक्टर लेते हैं तो जब उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर इस सेल के बाहर के V निकालेंगे तो KQ अपॉन R, सरफेस पे निकालेंगे KQ अपॉन R, अंदर निकालेंगे तो KQ अपॉन R। स्मॉल r क्या है? बाहर का डिस्टेंस है और कैपिटल R है इस सेल का रेडियस है। यानी कहने का मतलब ये है सरफेस पे और उसके अंदर सेम हो रहा है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा और ऐसे, यानी इसके अंदर जो है V जो होता है कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर E 0 होगा। ध्यान है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट लेके मैंने बताया हूं, इस पर भी एक बार सवाल आया है बहुत अच्छा। मैं क्या बता रहा हूं इसके अगर हमें अंदर लिखना है, देखो अगर मैं बाहर लिखूंगा तब तो स्मॉल r लिखूंगा, जितनी डिस्टेंस पे अगर आपको निकालना होगा, जितने ही डिस्टेंस पे, अगर मान लो r डिस्टेंस पे आपको निकालना है, सपोज दैट मान लीजिए आपको r डिस्टेंस पे यहां निकालना है तब तो स्मॉल r ले लेंगे, लेकिन इसके सरफेस पे निकालना हो या इसके अंदर निकालना हो तो कैपिटल R यूज करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट, अगर VA पहले वाले सेल की वजह से 3 कॉन्सेंट्रिक सेल लिया हूं जिसका चार्ज QA QB QC लिया हूं, रेडियस ABC लिया हूं, अगर VA की वजह से निकालेंगे KQA अपॉन A, KQB अपॉन B, KQC अपॉन C होगा। लेकिन अगर B की वजह से निकालेंगे तो A वाला सेल इसके अंदर है, तो जब रेडियस कंसीडर करेंगे तो यहां भी B लेंगे, यहां भी B लेंगे। लेकिन अब C वाले की वजह से निकालेंगे तो A और B दोनों कॉन्सेंट्रिक सेल इसके अंदर है, तो रेडियस इसके अंदर क्या है? R सेम ले रहे हैं, तो यहां भी C, यहां भी C, यहां भी C। ये लर्न कर लेना, इसकी जरूरत पड़ेगा। चार्ज तो जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा वही लेंगे, चार्ज थोड़ी ना बदलेगा। KQ अपॉन A KQB, अगर आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, KQ KQB KQC, तीनों जगह वही रहेगा। अगर A पे निकालोगे तो ABC, B की वजह से निकालोगे तो BBC, C की वजह से निकालोगे तो CCC, सब में C होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा Q इक्वल टू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करके इस पे भी बेस्ड ऑन सवाल आपको नीट की PYQ में मिलेगा। नेक्स्ट, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है तो वर्क डन हमेशा 0 होगा, क्योंकि W इक्वल टू Q डेल्टा V होता है। पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, E की वैल्यू होता है माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई कैप, डेल V बाई डेल वाई जे कैप, डेल V अपॉन डेल जेड के कैप। ये 3D में है, EX EY EZ। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का आपको पता है, आई जे के कैप का कोफिशिएंट रूट में क्या करते हैं? स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। अब फोर्स निकालना है तो F इक्वल टू हम QE इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरीके के डिफरेंशिएशन में बस एक साथ ध्यान रखे रहिएगा। अगर डेल V अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं तो x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, नॉर्मल जैसे डिफरेंशिएट करते वैसे ही कर लेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, अब यहाँ ABC पॉइंट मान लिया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में V और U दोनों डिक्रीज होता है, ये लर्न कर लेना। तो अगर मैं लिखूंगा तो VA ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC, सबसे ज्यादा A पे हमारा होगा पोटेंशियल VA। इस पे बेस्ड ऑन भी सवाल आपको मिलेगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम। अगर हम 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं तो U का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन R। इसमें भी ध्यान रखना है, अगर चार्ज प्लस है तो प्लस में लेना है, माइनस है तो माइनस में लेना है। जैसे माइनस और प्लस, K माइनस Q प्लस Q अपॉन R। जैसे मैंने इसीलिए एक क्यूब ले लिया हूं, क्यूब के सेंटर पे क्यूब है और वर्टिसेस पे सब माइनस क्यू है। इसमें पेयर कितना बनेगा? यहां से 4 पेयर ऊपर से बनेगा और 4 पेयर नीचे से, टोटल 8 बनेगा। और सेंटर से वर्टिसेस, ये वर्टिसेस का डिस्टेंस सबका सेम होगा, तो 8K माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन R। ठीक है, अगर इसका साइड जो है क्यूब का B मानते हैं तो सेंटर से R का वैल्यू B रूट 3 अपॉन 2 होगा।
कोशिश करिए इसे लर्न कर लीजिएगा, अदरवाइज निकाल भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो ये के की वैल्यू माइनस ई अपॉन आर, तो के ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन को सपोज दैट पास पास ला रहे हो, यानी आर को कम कर रहे हो, तो यू क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर दोनों सेम साइन है, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस, इसी में अगर अपोजिट साइन है तो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगा। ये सब आपको पता होगा तो आप आसानी से सवाल लगा लोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखते हो तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, यू की वैल्यू माइनस पी डॉट ई होता है, ठीक है। इसको अगर करोगे डॉट प्रोडक्ट तो पीई कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे, अनस्टेबल के लिए थीटा की वैल्यू 180 होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डालो माइनस पीई आएगा, मतलब मिनिमम आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये स्टेबल होगा। थीटा की वैल्यू 180 तो ये पीई मैक्सिमम आ रहा है, तो ये अनस्टेबल होगा। इसमें अगर हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो टॉर्क भी लगता है, टॉर्क पी क्रॉस ई। मैग्नीट्यूड क्या होता है, पीई साइन थीटा। ये दोनों टर्म जरूर याद रखे रहिएगा, है ना। अच्छा, जब किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, रोटेट करेंगे हम, तो उस पर वर्क भी करना पड़ता है। वर्क क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसको डेल्टा यू भी कह सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस और माइनस पीई कॉस थीटा 1 एक्सपेंड करोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। जनरली फॉर्मूला ही लर्न रखे रहना। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा कोई चार्ज है, क्यू ई, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ फोर्स की वैल्यू क्यू ई लेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू क्यू ई डी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। यानी जितने कीवर्ड इसमें बात कर रहे हैं कोई भी मिसिंग वाला नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है और इसे जरूर नोट करना चाहिए आपको, और सारे पे सवाल है। अगर मैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की बात करें तो जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू को चार्ज, सी को कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, वी को बोलते हैं पोटेंशियल। जनरली अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर का वी निकाल लेंगे के क्यू अपॉन आर से, यहाँ रख देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगा। आता कितना है, सी की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसे जरूर लर्न रखे रहना, इस पे बेस्ड ऑन सवाल मिलेगा। दूसरा, इस पे एक और भी क्वेश्चन ऐसा बन रहा है, दो स्फीयर है, इसका चार्ज Q1 Q2, इसका रेडियस R1 R2, कैपेसिटेंस C1 C2 है। दोनों को कंडक्टिंग वायर से जब कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब कॉमन पोटेंशियल V सेम हो जाएगा तो Q1 डैश Q2 डैश हो जाएगा। इसको अगर आप बाई मेथड निकालोगे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 V अपॉन C2 भी, तो C1 अपॉन C2 हो जाएगा। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हो डायरेक्ट निकालना तो Q1 डैश निकालने का तरीका क्या है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। अच्छा, Q2 निकालना है तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि Q1 निकाल रहे हैं तो R1 ऊपर है, Q2 निकाल रहे हैं तो R2 ऊपर है, मतलब Q1 डैश और Q2 डैश। ठीक है, मेरी बात समझ गए कि नहीं। देखो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 टोटल तो ले ही रहे हैं, यहाँ R1 प्लस R2, यहाँ भी R1 प्लस R2, बस Q1 डैश में R1 ऊपर है, Q2 डैश में R2 ऊपर है। अगर कैपेसिटेंस ही दे दिया हो तो बस R1 के जगह C1, C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2, C2 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2। मैं तो कह रहा हूँ इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, कहीं पे शॉर्ट नोट्स बना लो, इस पे डायरेक्टली सवाल लग जाए। नेक्स्ट, एक ऐसा भी है सवाल कि अगर हमारे पास n छोटे छोटे स्फेरिकल ड्रॉप्स है, वो सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक छोटे से ड्रॉप का पोटेंशियल दिया रहता है, बड़े वाले का पूछता है, तो आप बाई मेथड या तो ऐसे निकाल लो, अदरवाइज ये डायरेक्ट लर्न रखो, v डैश n अपॉन n की पावर 1/3 इंटू वी। जितने भी ड्रॉप दिए हो डायरेक्टली इसमें वैल्यू डाल के तुरंत आंसर निकाल सकते हो। अब चलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इस तरीके से होता है, इसका एरिया ए होता है और दो प्लेट के बीच का गैप हम लोग डी लेते हैं। मान लेते हैं किसी बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, इसमें क्या क्या टर्म आपको समझना चाहिए। पहला कि अगर इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई मीडियम नहीं है, तो एयर है तो C नॉट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर इसमें कोई मीडियम कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो C की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को C नॉट बोलते हैं तो C की वैल्यू K C नॉट हो जाएगा। ये प्लेट दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो इस पे फोर्स कितना लगता है, Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको दूसरे टर्म में रिप्लेस करना है V और D में तो F की वैल्यू CV स्क्वायर अपॉन 2D होता है। ये टर्म्स जनरली डायरेक्ट लर्न रखना, मेन फॉर्मूला ये है, ध्यान रखे रहना। ठीक है,
इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, यही पहले डिराइव होता है, इसको सिंप्लीफाई किया हूं Q इक्वल टू CV रख के, है ना। U की वैल्यू हाफ CV स्क्वायर, अपसाइलिन की वैल्यू अपसाइलिन नॉट K होता है, या K को ही अपसाइलिन R बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इस पे भी ये टर्म यूज हुआ है यहाँ पे भी कैपेसिटेंस पे, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। E की वैल्यू सिग्मा अपॉन अपसाइलिन नॉट होता है, जब दो प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो यही आता है। लेकिन इसमें कोई मीडियम इंसर्ट कर देंगे तो E की वैल्यू E नॉट बाई K हो जाएगा, मतलब यहाँ पर K आ जाएगा। अगर इसकी ग्राफ बनाएंगे प्लेट के अंदर का तो ये कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि ये अपसाइलिन नॉट भी कांस्टेंट, सिग्मा भी कांस्टेंट, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, है ना। अगर इफेक्ट की बात करें इस पे, अभी जनरली नीट में तो इतना जरूरत पड़ता क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये एयर में है तो किसी मीडियम में डालोगे K, अगर डालते हो तो K टाइम्स हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस, C इक्वल टू KC नॉट हो जाएगा, मैंने जस्ट अभी पीछे बताया। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में क्या करते हैं, सीरीज में Q सेम होता है, C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं जी हम लोग, C इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 निकालते हैं। इसको मैंने कहा कि जनरली 2 का ही मैं बताता हूं, और होगा तो आप और भी नोट कर सकते हो, लेकिन 2 का जनरली ऐसे लर्न करो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस, इसमें Q सेम होता है, V निकालना होगा तो V1 प्लस V2 कर देंगे, है ना। दूसरा, अगर पैरेलल में होता है तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, इसमें V सेम होता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट निकालने का तरीका है, अगर हो सकता है इसमें चार्ज पूछा हो तो Q1 क्या निकालोगे, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, लर्न रखना बहुत हेल्प करेगा। Q2 निकालना है तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। इसको डिराइव कहां से करते हैं, यहां से Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, Q1 अपॉन Q2, पैरेलल में V सेम होता है तो C1 V C2 V कट गया तो C1 अपॉन C2। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करते हैं तो हमारा इस तरीके का एक्सप्रेशन बनता है। आप इससे भी कर सकते हो, अगर फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करते हो तो टाइम बचेगा, सीधी सी बात है ना। एक टर्म ये मैं अक्सर बहुत यूज किया हूं, अगर C है, सबका कैपेसिटर C ही है, सीरीज में है, अगर हम इसको n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही तो ऐड करोगे, C इक्विवेलेंट 1/C को कितना n टाइम्स, तो 1/C इक्विवेलेंट n/C होगा, तो C इक्विवेलेंट C/n होगा। ये मैं लिखा तो हूं लेकिन आपको रट के जाना है। अगर C मतलब सेम कैपेसिटर का, सेम कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सेम है, उसको सीरीज में अगर n टाइम्स ऐड कर रहे हो सीरीज में, तो जितनी बार ऐड करो उसे डिवाइड कर दो, मतलब आंसर हो जाएगा C/n। 2 बार ऐड करो 2 से डिवाइड करो, 3 बार ऐड करो 3 से डिवाइड करो, 4 बार ऐड करो 4 से डिवाइड करो, डायरेक्ट आंसर। अगर यही काम पैरेलल में कर रहे हो तो ये तो ऐसे ऐड करोगे, तो जितनी बार ऐड कर रहे हो, मान लो n टाइम्स ऐड कर रहे हो तो NC हो गया, अगर 2 बार ऐड करो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ रिड्यूस करो पैटर्न को करने के तरीके को, तो हो सकता है टाइम एग्जाम में बचे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज होगा आपका। एक इस पैटर्न पे भी सवाल आ सकता है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 K4 है, तो पहले इसे समझना है किस तरीके का पैटर्न बनाएगा। ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तो यानी ये तीनों क्या हो जाएगा पैरेलल में, फिर ये अकेला है तो इस तरीके से कनेक्टेड हो जाएगा। इसका C इक्विवेलेंट निकालेंगे इसमें तो 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये तो पैरेलल में है, फिर इसके साथ सीरीज में हो जाएगा तो 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 1/C4 डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब टाइम नहीं लगाना, 2 स्टेप लिखने के बाद आपको आंसर ऑप्शन में दिख जाएगा, टिक करके आगे बढ़ो, पूरा बहादुरी मत करना, मैं पूरा सॉल्व करूंगा, है ना, ठीक है। दूसरा, एक व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा, तो मैं जितने पैटर्न पे फिगर पॉसिबल है वो मैं बनाया हूं। जैसे ऐसा बना रहेगा, अगर C1/C2 C3/C4 है तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, C5 में कोई चार्ज नहीं डेवलप होगा, इसमें भी नहीं डेवलप होगा, इसमें भी नहीं डेवलप होगा, तो आपको यहां से उड़ा सकते हो, यहां से C5 उड़ा सकते हो, यहां से C5 उड़ा सकते हो, C इक्विवेलेंट ये दोनों सीरीज में, तो C1 C2/C1 प्लस C2, फिर ये दोनों सीरीज में C3 C4/C3 प्लस C4, दोनों आपस में पैरेलल में, तो बीच में डायरेक्ट ऐड कर दिया। वैसे मैंने इजी फंडामेंटल बताता हूं, इसका मतलब बस ध्यान रखना ये क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे मैं पॉइंट अगर D मानता हूं, यहां पर अगर मैं B मानता हूं, तो मैं कह रहा हूं VD इक्वल टू VB, इस और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसमें कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में इसको कंसीडर नहीं करते। अब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है, जनरली एनर्जी स्टोर्ड में देखोगे तो कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करता है, हाफ CV स्क्वायर। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये है कि अगर हमारे पास कैपेसिटर C1 है, V1 से इसको चार्ज किया, C2 है, V2 से चार्ज किया, फिर दोनों को आपस में बैटरी हटा के मैंने जोड़ दिया पैरेलल में, कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे तो C1 V1/C2 V2/C1 प्लस C2 आएगा। इनिशियल में अगर इसकी एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, बाद में इसका कनेक्ट करने के बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 C1 C2 कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर कर देंगे,
इसमें डेल्टा यू क्या हो जाएगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। एक और चीज पूछ सकता है डेल्टा यू अपॉन यू इंटू 100। ठीक है, इसके सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट केस पूछा गया है उसको इसीलिए साइड में लिख दिया, C2 इन केस C2 अनचार्ज, मतलब C2 की कोई चार्ज नहीं है, उसका कोई V नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, यही हर सारे क्वेश्चन इसी पाया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला V2 जो है हमारा, यहाँ से V2 0, यहाँ से V2 0, यहाँ से V2 0, जहां जहां V2 है सब जगह जीरो कर दिया। तो U1 क्या हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2, ये भी पूछ चुका है। U फाइनल 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया C1 अपॉन C1 प्लस C2 U इनिशियल। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, डेल्टा U 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर, तो हाफ C1 V स्क्वायर को U1 लिख दिया, तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 UI, डेल्टा U अपॉन UI मैंने इसको UI को इधर ला दिया, तो ये आ गया हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है ये पता चल जाएगा। इसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें ना सोचना कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। C1 C2 जनरली आपके पेपर में देखोगे सेम आता है, तो U फाइनल कितना हो जाएगा U इनिशियल बाई 2, यही तो होगा C अपॉन C प्लस C, तो ऊपर C नीचे 2C, C कट गया तो U बाई 2 नहीं हो गया। लॉस कितने का हो जाएगा C अपॉन C प्लस C, तो C अपॉन 2C तो 1/2, 100 से मल्टीप्लाई करो 50% नहीं आ जाएगा। यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। एनर्जी कैसे है मैंने बताया था, U की वैल्यू हाफ CV स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1/2 QV QE स्क्वायर अपॉन 2C, ये तीन फॉर्मेट है, जो वैल्यू दिया है उसे डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हो। C की वैल्यू अब साइलेंट नॉट A अपॉन D होता है, E की वैल्यू V/D, तो V की वैल्यू UD ED हो गया। इसमें जब वैल्यू रखेंगे C के जगह और V के जगह तो ऐसा बनेगा हमारा। हो सकता है पूछा हो एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, तो AD को वैल्यूम बोलेंगे इस कैपेसिटर का, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो 1/2 अब साइलेंट नॉट E स्क्वायर आएगा, ये आएगा एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, इसे भी लर्न करना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे बैटरी लगा के, तो बैटरी को एक बार चार्ज करेंगे, उस समय अगर कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें या बैटरी चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा लें, फिर कोई इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करे तो इसमें क्या चेंज होता है। जब बैटरी कनेक्टेड होता है तो V और E सेम होता है, क्योंकि बैटरी 2 वोल्ट का है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगा, तो E भी में सेम रहेगा। C कितना हो जाएगा K टाइम्स K, कितना हो जाएगा K टाइम्स U, कितना हो जाएगा K टाइम्स डेल्टा U निकालेंगे ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर K-1। सेम कॉन्सेप्ट अगर बैटरी अब हटा दिए हैं तो अब जितना उसे चार्ज होना था हो गया, अब तो और चार्ज होगा नहीं, तो Q सेम हो जाएगा, C K टाइम्स हो जाएगा V बाई K हो जाएगा, E बाई K हो जाएगा, U बाई K हो जाएगा, डेल्टा U कितना हो जाएगा U डैश माइनस U बाई K माइनस U कॉमन ले लिया, हाफ CV स्क्वायर 1 अपॉन K माइनस। इस पे भी आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा, मतलब इतने पे तो आता ही है और आएगा, आया भी है, समझे। मतलब ये सारे कीवर्ड आपको कहीं नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन अब प्रॉपर सारे क्वेश्चन को मैं सिस्टमेटिकली डिस्कस करता हूं, उसे 1 बाय 1 सिस्टमेटिकली देखिएगा। थोड़ा वीडियो लेंदी है, लेकिन अगर शांति से देख लोगे तो पूरा चैप्टर आपका समरी बन जाएगा, और उसे जो भी इंपॉर्टेंट आपको भी लगे वो भी नोट कर सकते हैं। मैं वैसे ऑलरेडी सिस्टमेटिकली इसे बताया हूं। ठीक है, पहले स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ 24 से, है ना। जितने कीवर्ड मैंने डिस्कस किया उस कीवर्ड के बाहर सवाल पूछता ही नहीं है, और इस बार भी नहीं पूछेगा। अगर आप पूरा तैयार करके जाते हो तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में आपसे, है ना। जैसे देखो ये 24 में ही आया था, ये क्या बोला है, असर्शन रीजन का सवाल है। ये कह रहा था पोटेंशियल V एट इन एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर फ्रॉम R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट P द मैग्नीट्यूड दिस दिया है, एप्सिलॉन ने सब रीजन में दिया है। V की वैल्यू प्लस माइनस 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर वेयर R इज द डिस्टेंस। V की वैल्यू दिया है V इक्वल टू प्लस माइनस 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ एनी एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड एट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, और इसमें कह रहा है इन द लाइट एबव द स्टेटमेंट चूज द करेक्ट। अच्छा, जब भी एक बात मैं और कहूंगा, सॉल्व करने से पहले सवाल एक बार पढ़ लीजिए और ऑप्शन भी देख लीजिए अगर हो सके तो। फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे आप जनरल फॉर्मूला किसी एंगल पे होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। देखो जनरली डाइपोल का हम एट एंगल थीटा पे लिखा हूं, यहाँ पे v का फॉर्मूला, थीटा की वैल्यू 0 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 180 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। देखो ये कितना है 180 है तो यहाँ आएगा, थीटा की वैल्यू 0 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो दो जगह निकल सकता है, इसके एक्सेस पे दो जगह,
तो फॉर्मूला बनेगा हमारा 1/4πε0 अगर 180 लिखो तो माइनस आ जाएगा, तो v का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v की वैल्यू प्लस माइनस kp/r², लेकिन इसमें लिखा है 2 लिखा है, तो 2 तो होता नहीं है। और क्वेश्चन पूछने का तरीका जरा देखो, इसमें जो है रीजन करेक्ट रीजन करेक्ट रीजन करेक्ट, इसी में एक ही जगह एक ही ऑप्शन है जिसमें रीजन को फॉल्स बोला है, तो शायद इसे सॉल्व नहीं करना था, ऐसे ही टिक कर देना था। 24 में ऐसा सवाल आया है, लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, फॉर्मूला तो यही लगाना है। k की जगह 9 × 10⁻⁹, p ऑलरेडी दे रखा है 4 × 10⁻⁻6, r कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, तो 9 10⁻9 10⁻⁻6 10⁻3, तो 9 × 10⁻3 वोल्ट। तो यानी असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सोच रहे पूरा सॉल्व कर लेंगे फिर टिक कर लेते हैं, तो ऐसे कुछ सवाल ऐसे मिल जाएंगे जिसे सॉल्व भी नहीं करना होता है, तो ये भी तो ध्यान देना है एग्जाम में, है ना। ये भी 24 का है, देखो थिन स्फेरिकल सेल आर चार्ज बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी शोन इन द फिगर, ठीक है। ये थिन स्फेरिकल सेल है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पता है आपको, अगर स्फेरिकल सेल की वजह से वी निकालते हो तो इस सेल के बाहर KQ/R, सरफेस पे KQ/R, अंदर भी KQ/R, सरफेस पे जो होता है वही अंदर होता है, मतलब अंदर कांस्टेंट होता है। ये ग्राफ भी जरूर लर्न करने रहना। तो ये बताओ, अगर यहाँ पे कह रहा है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ये कह रहा है कि VC माइनस VB बताओ, अरे भाई वैल्यू सेम है तो डिफरेंस तो 0 आएगा ना, तो इसमें पेन नहीं चलाना था 24। ये ग्राफ याद होता किसी बच्चे को ना कि अंदर कांस्टेंट होता है तो डिफरेंस 0 आएगा, डायरेक्ट टिक करो आगे बढ़ो, तो डी ऑप्शन डायरेक्ट है। ये भी 24 का है। दोनों क्वेश्चन देखिए 24 में कैसे पूछे। अब बताओ सी का बेसिक फॉर्मूला तो याद ही रहेगा ना जी हर बच्चे को। देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ द प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड बाय द बैटरी मूव्ड क्लोजर टू ईच अदर, मतलब एक बैटरी से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डी डिस्टेंस पे है, इसको पास ला रहा है, मतलब डी को कम कर रहा है। इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये बता देना है भाई। यही तो पहले ऑप्शन में बोला है द चार्ज स्टोर्ड इन द इंक्रीजेस, U होता है हाफ CV², C होता है ε0A/d, D कम होगा तो C बढ़ेगा, C बढ़ेगा तो U बढ़ेगा, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा है ना, एनर्जी स्टोर डिक्रीज, अरे जब इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज थोड़ी ना होगा, तो ये गलत हो गया। द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, D डिक्रीज होगा तो C इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल रिमेन सेम, ये कह रहा है कि Q/V सेम होगा। चलो चेक करते हैं, तो इसको अगर हम D को कम करेंगे तो C बढ़ेगा, C बढ़ेगा, C ही होता है Q/V, ये तो बढ़ रहा है ना, तो Q/V नॉट इक्वल टू Q'/V', सेम नहीं होगा। इसके कह रहा सेम है तो गलत हो गया। कह रहा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज, इसे भी चेक करते हैं। Q × V, V तो सेम है, बैटरी लगा है 2 वोल्ट की तो 2 ही वोल्ट रहेगा ना, फिर Q की वैल्यू CV होता है, फिर V सेम हो गया। C की वैल्यू क्या है, ε0A/d, D कम होगा तो C बढ़ेगा, C बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा, यानी ये पूरा QV बढ़ेगा हमारा, तो यानी ये इंक्रीज होगा तो करेक्ट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ACE ओनली। ये तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर ठंडे दिमाग से कोई पढ़ के जाएगा तो यार छोटा छोटा फॉर्मूला ही नहीं याद करके जाएगा, बेसिक चीज पे सवाल पूछ लेगा। मतलब नॉर्मली अगर आप कोई पूछे कुछ 640 तक तो इजीली ला सकते हो, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी को फंडामेंटली तैयार करके जाते हो तब भी। लेकिन फंडामेंटली भी तैयार नहीं होता, क्योंकि छोटी से छोटी बात ऑन द स्पॉट आपसे पूछा जाए नहीं बताते हो। क्यों? क्योंकि उसे आप एक बार पढ़ते हो, एक बार नहीं मल्टीपल बार पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट सवाल है, ये भी 24 का ही है ना। देखो इसमें पूछ रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। ये बताओ, मैंने बताया ना इस तरीके से फिगर देखना तो पहले चेक कर लेना, 2/2 2/2 कट जा रहा है, यानी VT स्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो भाई इसे हटा दो। जैसे ही हटाओगे तो ये 2 सीरीज में, ये 2 सीरीज में, उसके बाद पैरेलल में। तो सीरीज में मैंने कहा 2 सेम है, तो 2 से डिवाइड करो 1 आ गया, 2 है 2 से डिवाइड करो क्योंकि 2 बार ऐड कर रहे हैं तो 1 आ गया, और 1 + 1 2 हो गया, तो 2 आ गया तो डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। अदरवाइज इस फॉर्मूले से इस्तेमाल करके लगाओ, लेकिन फॉर्मूले में ना ही लगाना, मैं लिखा हूं, लेकिन ओरल करने का प्रयास करो। सीरीज में अगर इक्वल कैपेसिटेंस है, जितनी बार ऐड करेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, 2 बार ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार ऐड करेंगे 3 से। इक्वल कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में है, जितनी बार ऐड करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार ऐड कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 बार ऐड करो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यही तो लर्न करने के लिए बोल रहा हूं। ये 23 में आ गए, ठीक है।
इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एज शोन इन द फिगर। तो इसमें कह रहा है कि हमारा ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब अगर ये वाला डिस्टेंस बहुत कम होता है तो इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर जो है 3 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में इतना कम नहीं है कि हम इसे नेग्लेक्ट कर दें, इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पहला तरीका तो इसका यही है कि आप इस पैटर्न से लगा लें। क्या, यहां से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस R2 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे जी, ये 3 है, 5 में से 3 घटाओगे 2 हो गया, और ये कितना है 5 और ये 3 है, तो 3 और 5 8 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ये वैल्यू जो है मीटर में रखना। मैंने बताया था पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है, प्लस हो तो प्लस में रखो, माइनस है तो माइनस, ये माइनस है प्लस, के क्यू अपन R2 माइनस के क्यू अपन R1, के क्यू को बाहर ले लो, वैल्यू रख दो R1 R2 की मीटर में। सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आ गया, कंपेयर कर लो 3/8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान देना, अगर इसी पैटर्न को मान लो आप चाहते हो नहीं सर मैं फॉर्मूला ही याद करना चाहता हूं, मैं उसी से लगाऊंगा, तो ये ध्यान रखे रहना, ये फॉर्मूला यही होता है वी की वैल्यू KP अपन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। समझे, तो डाइपोल में ये L होता है, ये L होता है, ये R होता है। R 5 सेंटीमीटर है, L 3 सेंटीमीटर है। इसमें वैल्यू डायरेक्टली पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में बहुत ज्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसे चाहो तो फास्ट कर सकते हो, इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा दो, डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अगर इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी करते हो, इसका आंसर जो है ए ऑप्शन आ रहा है ना। उसके बाद देखो, अच्छा अभी 1-2 सवाल ऐसे देख रहे हो जहां पे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, 90% सवाल में कुछ करना ही नहीं है। देखो ये कह रहा है टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस R1 इन R2, R1 ग्रेटर देन R2 have the equal charge, the potential would be, v की वैल्यू के क्यू अपन आर होता है, कह रहा क्यू सेम है और के तो सेम ही होता है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। तो आर की वैल्यू जिसका कम होगा उसका वी ज्यादा होगा, क्योंकि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, ये ऑप्शन मिल गया, पहले ही टिक करो, आगे बढ़ो, है ना। इसमें कह रहा था एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है, परपेंडिकुलर होता है। तो डायरेक्ट बी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो बाई मेथड भी, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये कह रहा है टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर रेडियस R1 R2 आर कनेक्टेड बाई अ वायर, देन रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। मतलब दोनों अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो दोनों का V जो है सेम हो जाएगा। V सेम हो जाएगा तो Q1 = C1V, Q2 = C2V, डिवाइड करो तो V कट गया। Q1 की वैल्यू हमने बताया ना कैसे निकालते हैं, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा 1 × 4πR1 स्क्वायर, सिग्मा 2 × 4πR2 स्क्वायर। गोले का कैपेसिटर 4π कितना होता है, 4πε0 R होता है, समझे। तो डायरेक्टली आप इसमें से देखो सब कुछ कट जा रहा है, तो सिग्मा 1 R1 = सिग्मा 2 R2। तो मैं इसे ही कह रहा हूं कि लर्न रखो डायरेक्ट, इससे सिग्मा 1 को इधर ही रखोगे तो R1 उधर जाएगा ना, तो सिग्मा 1/सिग्मा 2 = R2/R1। इसको टिक करने वाले हैं, सी ऑप्शन डायरेक्ट हो गया। अदरवाइज आप वी भी सेम करके कर सकते हो, उतना लेंदी नहीं रहेगा। KQ1/R1 = KQ2/R2, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन इसे बनाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ से Q1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मैंने बनाया हूँ, फिर इसे दोनों को इक्वल किया हूँ, तो ऐसा ना करो, क्योंकि देखो इसे सिग्मा बनाओगे ना, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q1/4πR1 स्क्वायर ना, क्यों बनाओगे, डायरेक्ट ही ना वैल्यू रखो। तो सबसे इजी तरीका यही है कि आप ऐसे ही करो, बेटर है। देखो इस सवाल को आप ऐसे बाई मेथड भी लगा सकते हो, क्योंकि और अगर मैं इसका फॉर्मेट बनाया हूं, क्या है ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को कह रहे हैं आप इस तरीके से लगा सकते हो, तब भी आंसर आएगा। अदरवाइज मैं एक फॉर्मेट बनाया हूं, इसे यूज करो। कह रहे 27 ड्रॉप सेम साइज, द चार्ज टू 20 वोल्ट ईच, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ठीक है, ये कह रहा मान लो ये एन ड्रॉप है, ये सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, इसका एक का वोल्टेज दिया है, इसका वोल्टेज पूछ रहा है पोटेंशियल। तो आपको फॉर्मूला याद करो, V'(n/n⁴ × V करो। कितने ड्रॉप्स हैं, 27, 27 की पावर 1/3, और इसका एक का कितना है 220, सिंप्लीफाई करो, 3 की पावर 3 कट गया तो 3 आ गया, कट करो तो ये 3 9 × 27, 9 × 220, तो 1980 वोल्ट आ रहा है, डायरेक्ट टिक करो, आगे बढ़ो। और ये 21 का है पेपर का सवाल। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जी, द 6 चार्ज दिया है, ठीक है, हेक्सागन साइड में, shown in the figure, the work done bringing a Q नॉट to the center of the hexagon infinitive। ठीक है, अच्छा किसी चार्ज को इनफाइनाइट से ले आना है, तो इनफाइनाइट पे V का फॉर्मूला क्या होता है,
V का फॉर्मूला था KQ/R। इनफाइनाइट पे निकालोगे तो R तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो V 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट पे V 0 होता है, नोट कर लो इनफाइनाइट पे। अब इसके सेंटर पे निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाना है, W = Q नॉट डेल्टा V। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कहां से लाना है हमको, इनफाइनाइट से। कहां पे लाना, सेंटर पे, तो VO - V इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो 0 हो गया, VO पे निकाल के देख लो। अच्छा, हेक्सागन में सेंटर से सबका डिस्टेंस सेम होगा, तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, KQ/R। प्लस होगा तो प्लस में, माइनस होगा तो माइनस में। तो देखो सब कट जा रहा है तो 0 आ गया, तो 0 - 0 तो वर्क डन 0 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब इधर के सवाल बेसिक फंडामेंटल, थोड़ा सा अप्रोच पता होना चाहिए बस। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जी, ये कह रहा है और डाइपोल इज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इस तरीके से देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा। यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स कम है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर। ये शिफ्ट किधर होगा, राइट साइड से, ध्यान से समझना। अब देखो इसमें क्या करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, एक लाइन में ऑलरेडी बताया था, लर्न कर लेना। तो टुवर्ड्स द राइट साइड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं क्योंकि इंक्रीज भी ऑप्शन में रहता है, तो थोड़ा सा केयरफुली करेंगे तभी सही रहेगा, है ना। देखो वैसे यहाँ लिखा हूं V और U डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ E। नेक्स्ट, ये 23 का सवाल है, देख रहे हो, ये कह रहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना भाई। ये 3 और 3 कैसा है, पैरेलल में है। पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, 3 3 6 नहीं हो गया, फिर इसके साथ सीरीज में, तो 6 × 3/6 + 3 कट करने के बाद कितना आया हमारा, 2 माइक्रोफैराडे आ गया। नीट में बस इन दोनों फॉर्मूले से ही काम होता है। सीरीज में C1 + C2 करते हैं, 2 का बता रहा हूं, ज्यादा होगा तो देख लेना। इक्विवेलेंट C1 C2/C1 + C2 करते, बड़ा होगा तो प्रॉपर तरीके से करेंगे। पैरेलल में C1 + C2 + C3 डैश डैश डैश, सीरीज में 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, लेकिन अक्सर 2 का ही इस्तेमाल होता है फिगर में, तो इसे डायरेक्ट यही यूज करना। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराडे 16 माइक्रोफैराडे, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल रेस्पेक्टिवली, द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर आर। ठीक है, ये कह रहा है एक बार 3 माइक्रोफैराडे आ रहा है, एक बार 16, तो एक बार सीरीज में ऐड कर सकते हैं, एक बार पैरेलल में ऐड कर सकते हैं, तो चेक करते हैं, है ना। तो इसमें बोला है इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है इसमें सीरीज और पैरेलल में, सीरीज में कितना आ रहा 3 और पैरेलल में कितना आ रहा 16, तो ऐड करो। पहले आप ऐड करो पैरेलल वाला, पैरेलल वाला ऑप्शन से चेक करना है। देखो ये 1.2 और 1.8 ऐड करने के बाद डायरेक्ट तो 16 आएगा नहीं, वो ऑप्शन तो गलत हो गया सीधे सीधे, लेकिन ये तीनों ऑप्शन में पैरेलल में सेम आ रहा है। देखो 10 और 6 ऐड करो 16, 8 और 8 ऐड करो 16, 12 और 4 ऐड करो 16, यानी पैरेलल वाले से काम नहीं होगा, तो सीरीज वाला चेक करना पड़ेगा। तो सब में सीरीज वाला चेक करना, मैं इसमें चेक किया हूं 12 × 4/12 + 4। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद 3 आ रहा है, और आना कितना चाहिए 3। क्वेश्चन में बोला है कि एक बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहा था 3 माइक्रोफैराडे आ रहा है सीरीज में, पैरेलल में ऐड कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी 2 वैल्यू लेने के बाद रिजल्टेंट हमारा इस तरीके का रिजल्ट बने, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डबल then area of each plate half if C is the initial capacitance the final capacitance equal to। इस तरीके का कैपेसिटर होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। क्वेश्चन में बोला है कि C डैश निकालेंगे A/2, इसे 2D कर दो, A डैश के जगह A/2, D के जगह 2D कर दो, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये 1/4 आएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2, यही तो C होता है, तो C/4 हो गया, C/4 यानी A ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी ये पीछे देख रहे हो इतनी बार फॉर्मूला यूज हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट A/D, डी को 2D कर दे, A को A/2 कर दे, या कुछ भी कर दे, इसी पैटर्न पे तो सवाल पूछ रहा है। यानी प्रॉपर थोड़ा सा एक सीक्वेंस में पैटर्न पे प्रैक्टिस कर लो लास्ट टाइम, यही मैं कह रहा था, याद रखो ज्यादा सही है। और कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैराडे इज चार्ज फुल्ली 100 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर, then the disconnected from the battery the connected to the another uncharged capacitor C 900 picofarad shown in the figure, the electrostatics potential energy of the system मतलब पूरे सिस्टम का पूछ रहा है। तो ये कह रहा है इसका कैपेसिटेंस C है, ये एक अनदर अनकैपेसिटर चार्ज से ऐड कर दिया है। तो मैंने बताया नहीं कि जब भी कोई सेम कैपेसिटर किसी दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से जुड़ता है तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होता है इनिशियल का हाफ होता है। अगर ये लर्न कर लो तो डायरेक्ट हो, ये बहुत बार रिपीट किया है ऑलरेडी नीट में ही,
ये हाफ सी वी स्क्वायर होगा। अदरवाइज आप निकालना चाह सकते हैं तो कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर आएगा, मतलब 1/4 सी वी स्क्वायर आएगा। मैं ये कहा हूं कि जो इनिशियल का हाफ होता है हाफ सी वी स्क्वायर बाई 2, हाफ का मतलब 2 ना, तो 1/4 नहीं हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करना है इसमें। जैसे ही इसमें वैल्यू 1/4 सी दिया है और वी भी दिया 100 × 100, पिको फैराडे को फैराडे में करेंगे तो 10⁻⁻12, सिंप्लीफाई करने के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो बी ऑप्शन आ गया। A parallel plate capacitor has uniform electric field E in the space between the plates. If the capacitance between the plate is D, the area of each plate is A. The energy stored in the capacitor is. देखो ये 21 में आया है, पहले भी सवाल ये पूछा गया है, इसमें कुछ नहीं करना। एनर्जी स्टोर का मैंने फॉर्मूला बताया ना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर याद करो। अगर टोटल एनर्जी पूछता है तो इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो, वॉल्यूम कितना होता है एडी, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी हो गया डायरेक्ट आंसर। अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से भी निकालना चाहते हो तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, सी की जगह क्या रखना एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वी की जगह क्या रख देना ई बाई डी, सिंप्लीफाई करने के बाद यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। ठीक है, इसको जब भी लगाना हो तो इस तरीके से आप ये बना लो, कोई बैटरी लगा लो, तब इसमें कभी गलती नहीं होगा। इधर निगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है, तो इसे जनरली अगर हम V वोल्ट मानोगे तो नेगेटिव और की ओर जीरो, तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, क्योंकि इस वायर में जो है कोई भी कैपेसिटर या रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यानी इस पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इसे मिटा दो। ये दो है पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं C+C, डायरेक्ट C ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। हमारे कहने का मतलब देखिए सारे सवाल अभी जो है इसके बाद 2021 तक का मैंने डिस्कस किया, उसके बाद भी देखोगे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी रिसेंट में आए। तो अगली बार जब पेपर देने जा रहे हो तो इसी पैटर्न पे सवाल रहेगा, लेकिन सिस्टमेटिकली समझने का प्रयास करो। इसमें कह रहा है इन अ सर्टेन रीजन स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू 5 वोल्ट थ्रू आउट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज। एक स्पेस है जिसका वॉल्यूम दिया है, वहां पर V जो है 5 वोल्ट है और ये कांस्टेंट है। पता है अगर आपका V कांस्टेंट है तो वहां पर E जीरो होता है, जनरली ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, E इक्वल टू क्या होता है माइनस का dV डिवाइडेड बाई dr। ये अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो हो जाता है, क्योंकि इतना मैथ आपको पता होगा कि अगर y इक्वल टू 2x को डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx करते हैं तो इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, यानी E की वैल्यू जीरो होगा। E की वैल्यू जीरो होगा तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम हैविंग चार्ज 2 माइक्रोकूलम थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इट बी एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक्वायर द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। समझे, मतलब ये कह रहा है कि अगर एक ऐसे जगह रखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है जब यहाँ पर चार्ज को ऐसे छोड़ा गया है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका जीरो, जब इसकी वेलोसिटी कितनी एक्वायर हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात, यानी पता है जब भी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं तब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। तो सिंपली क्या करना है, Q M और V की वैल्यू रखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। जनरली बहुत सारे बुक में जैसे डेल्टा V को पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली V रखा होगा, आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे देखो इसको दोनों सारी वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 50 किलो वोल्ट। पहले ये आएगा हमारा वोल्ट में आ रहा है, फिर इसको मैंने किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया हूं, क्योंकि 10 की पावर 3 अगर हटाएंगे तो ये किलो वोल्ट में आ जाएगा, क्योंकि 1 किलो वोल्ट 10 की पावर 3 वोल्ट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज Q कूलम इज Q इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। हमारे कहने का मतलब है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरली सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो काम हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो जैसे E की वैल्यू KQ/R स्क्वायर होता है, V की वैल्यू KQ/R। सिंपल मैंने KQ को ऊपर स्क्वायर कर दिया तो इसे KQ/R का होल स्क्वायर, और यहाँ नीचे KQ कर लेंगे, इसी को तो V बोलते हैं, तो V² अपॉन KQ।
के की वैल्यू 1/4πε0 होता है, उसे रखोगे तो ऊपर चला जाएगा, टी की वैल्यू 4πε0 v स्क्वायर अपॉन क्यू। मेरा एडवाइस है कि ये रिलेशन आप लर्न रखे रहो, अगर एग्जाम में इस पैटर्न पर सवाल आता है तो डायरेक्टली क्यू वी गिवन है, वी की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर 10 की पावर 22 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे एक क्यू कट जाएगा, डायरेक्टली आंसर मैच कर जाएगा सी। देखो टॉपर का भी एक रहस्य है, समझे, वो किस तरीके से अप्रोच करते होंगे एग्जाम में आप समझ सकते हो, आता आपको भी है लेकिन आपकी स्कोरिंग कम होता है सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से और टेक्निक गलत अप्लाई करने की वजह से। कुछ चीजें आपको लर्न करके जाना पड़ेगा, आप मेंटली रेडी होके जाना पड़ेगा कि आप एग्जाम देने वाले हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देख रहे हो, ये कह रहा है एज द डायग्राम a point charge q is placed at the origin O, work done in taking another point charge minus q from a point A to another point B along the straight line path। मतलब ये माइनस क्यू जो है, माइनस क्यू जो है A से B जा रहा है और यहाँ पर ओरिजिन पे प्लस चार्ज रखा गया है Q, तो कह रहा है इस पे कितना वर्क करना पड़ेगा। ये बताओ, अगर ये प्लस क्यू है, यहाँ से डिस्टेंस ए है, यहाँ से भी डिस्टेंस ए है, अब पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला निकालोगे तो के क्यू अपॉन ए होगा, दोनों जगह ए और बी पे वी सेम होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा तो वर्क जीरो हो गया। डेल्टा वी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, तो क्यू इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आर डिस्टेंस पे अगर हमें वी निकालना होता है प्लस क्यू होता है तो के क्यू अपॉन आर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो वी सेम होगा। देखो यहाँ पर के क्यू अपॉन ये, यहाँ पर भी के क्यू अपॉन ए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो वर्क जीरो। मैं सारे क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूं, एक बार ढंग से देखना, आप खुद इमेजिन करना, अब तक चेंज नहीं हुआ तो क्या इस बार चेंज होगा, खुद से ऑब्जर्व करिए, किसी की बात मत सुनिए, नहीं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा और आपको ड्रॉप लेना फिर से पड़ सकता है, इसलिए आप गलती मत करिए किसी भी तरीके का। इसमें देखो क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 116 into 10 की पावर -9 कूलम। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। सिंपल है, ये कह रहा है हमारा डाइपोल है, डाइपोल के थीटा एंगल पे अगर हम वी निकालते तो फॉर्मूला यूज करते हैं केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सब कुछ दे दिया है, पी दे दिया है, आर दे दिया है, थीटा दे दिया, सिंपल इसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, 200 वोल्ट आ जा रहा है सिंपली। देखो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कहूंगा इस तरीके से करिए, मैं क्योंकि कई तरीके से बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में पॉसिबल हो कि ट्रिक भी इस्तेमाल करिए, जैसे इसे करिए इस तरीके से। मैं इस क्वेश्चन पे एक फॉर्मूला बनाया हूं, इसी का इस्तेमाल करके कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। इसमें क्या कह रहा है, two metal sphere, one radius A and other radius 2R respectively have the same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge density on them? ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस तरीके से दो हमारा स्फीयर, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा 1 माना हूं, इसका सिग्मा 2, इसका रेडियस R1, इसका R2। मैं अभी जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं ताकि हर जगह अप्लाई कर सके। जब इसको कांटेक्ट में रखेंगे तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, रेडियस R1 R2, सरफेस चार्ज डेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका सिग्मा 1 डैश सिग्मा 2 डैश। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, सिग्मा 1 डैश में सिग्मा 1 R1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 R2 का स्क्वायर, R1 R2 अपन R1 प्लस R सिग्मा 1 डैश का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करना, सिग्मा 1 R1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 R2 का स्क्वायर, R1 R2 प्लस R1 का स्क्वायर। अच्छा सोचोगे सर इतना लर्न करना है, क्या लर्न करना है इसमें, सिर्फ अगर सिग्मा 1 डैश निकालना है तो R1 का स्क्वायर करना है, सिग्मा 2 डैश निकालना है तो R2 का स्क्वायर करना, बाकी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। रखो यहाँ पे देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सब सिग्मा है, R1 R है, R2 2R है, वैल्यू ही तो रखा हूँ, सिग्मा R स्क्वायर सिग्मा 2R का स्क्वायर, R इंटू 2R R स्क्वायर, देखो 5/3 सिग्मा आ गया, सिंपल कैलकुलेशन है। ये देखो यहाँ पर रखेंगे, ऊपर तो 5 सिग्मा R स्क्वायर होगा ही, नीचे 6R स्क्वायर, 5/6 सिग्मा हो गया, डायरेक्ट आंसर टिक कर दो, डी ऑप्शन। देखो अगर सवाल को सही से समझने का प्रयास करोगे तो आपकी इसी बार बढ़िया रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि बच्चा चीजों को एनालाइज नहीं करना चाहता है, समझने का प्रयास करिए कि किस तरीके का पेपर बनाया जाता है और एक्चुअल में एग्जाम में किस चीज का नीड होता है। पहली बात तो रिलैक्स माइंड में रहिए, रिलैक्स माइंड में तभी रह सकते जब आपसे सवाल बने,
इसीलिए मैं सब पे समरी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए, कम से कम टाइम में अच्छा ऐसा ही आपको आना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए। अगर किसी को बच्चे को लग रहा होगा कि स्लोली देखना है, तो मैं इसका ऑलरेडी स्लोली मल्टीपल लेक्चर्स में स्लो मोड में हम इसका वीडियो अपलोड किया, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन उतना टाइम आपके पास नहीं है तो आप इसे ही देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस r इज गिवन अ चार्ज q, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ द स्फीयर रेस्पेक्टिवली आर। पता है, अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा कंडक्टिंग स्फीयर पे, तो चार्ज जब भी कंडक्टर को देते हो तो सरफेस पे फैल जाता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है के क्यू अपॉन आर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है, मैं रीड किया हूँ, टाइम लगा, लेकिन आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हो। पोटेंशियल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई 0 होगा तो बी ऑप्शन टिक। इस क्वेश्चन में एक चीज का और ध्यान देना होगा, जैसे इसमें 0 के बाद ये लिखा है तो ऐसी गलती नहीं करना। फिलहाल ये तो आर स्क्वायर लिखा है तो आपसे गलती नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पढ़ते समय जिस पैटर्न में पूछा है वो पहले आंसर लिखा होगा ऑप्शन में, जो बाद में पूछा है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तब एंड 0। क्वेश्चन में थोड़ा सा सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, समझे। इसमें क्या बोल रहा है, 4 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू 2q आर प्लेस 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, द रिलेशन बिटवीन द q एंड q विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज 0। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाना है ना। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला, अब 4 चार्ज है तो आप चारों को ऐड करके इक्वल टू 0 कर दो, के क्यू अपॉन आर लगाना है। तो माइनस, जो माइनस में है माइनस में रखना, जो प्लस में है प्लस में रखना है। तो माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर सबको ऐड करके 0 किया हूं, तो यहाँ से रिलेशन क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो ए ऑप्शन टिक हो गया। लेकिन एक और इसमें कंक्लूजन है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा, अगर वो इक्विलेटर ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, अगर उसके सेंटर पे बोल रहा है हमारा कि नेट पोटेंशियल 0 है, तो सारे चार्ज को ऐड करके 0 कर दीजिएगा, क्योंकि के अपॉन आर तो हर जगह से कॉमन हो जाएगा और इक्वल टू उधर चला जाएगा, यानी सिर्फ चार्ज आएगा। जब भी इक्वेशन इस तरीके के क्वेश्चन का बनाएंगे रेगुलर पॉलीगन का, तो आप डायरेक्टली सब चार्ज को ऐड करके 0 कर दीजिए, रिलेशन अपने आप आ जाएगा। हो सकता है कि उसमें कोई एक चार्ज दिया हो और दूसरा पूछ रहा हो, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो इसमें कह रहा है 4 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2l, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस। ये कह रहा है यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। यहाँ पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। यहाँ से डिस्टेंस एल है, यहाँ से डिस्टेंस एल है, ये 2l है, तो ये पाइथागोरस में से निकालोगे l स्क्वायर प्लस 2l का स्क्वायर करोगे, ये होल स्क्वायर है, ध्यान से समझना। 4l स्क्वायर होगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना। तो कितना हो जाएगा, रूट में l स्क्वायर इंटू 5, तो l बाहर आ जाएगा तो l रूट 5 आ जाएगा, l रूट 5। अब डिस्टेंस आपको पता चल गया, यहाँ से l, यहाँ से l रूट 5, यहाँ से l रूट 5, यहाँ से l, डायरेक्ट आप लगा दो। v की वैल्यू के क्यू अपॉन एल माइनस के क्यू अपॉन एल रूट 5 माइनस के क्यू अपॉन एल रूट 5 प्लस के क्यू अपॉन एल। बस एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते समय अगर चार्ज प्लस है तो प्लस में लिखिएगा, अब माइनस है तो माइनस में लिखिएगा, है ना। अब इसमें जो कुछ भी कॉमन है, अब जैसे के क्यू अपॉन एल कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये कितना आ जा रहा था, सिंप्लीफाई करने के बाद इजी है, सिंप्लीफिकेशन भी इजी है, सी ऑप्शन डायरेक्ट मैच कर जा रहा है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना सीख जाओगे आराम से। ये कह रहा है हॉलो मेटालिक स्फीयर रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड such that the potential of its surface is 80 volt. The potential at the center of the sphere would be। ये कह रहा है कि अगर हमारा मेटालिक हॉलो मेटालिक स्फीयर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू मान लो है, इसके सरफेस पे भी 80 वोल्ट है, तो इसके सेंटर पे पूछ रहा है, तो सेंटर पे भी हमारा 80 ही होगा, क्योंकि V का जो फॉर्मूला होता है सरफेस के हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर के क्यू अपॉन आर होता है, लेकिन सरफेस पे और अंदर सेम होता है, समझे कि नहीं। एटलीस्ट फॉर्मूला सिर्फ नोट करना है, डायरेक्ट आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ई की वैल्यू माइनस डी वी बाई डी एक्स या माइनस डी वी बाई डी आर। वी अगर हमारा कांस्टेंट होता है, आपको इतना पता होना चाहिए अंदर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी जो सरफेस पे होता है
V वही अंदर भी होता है। एटलीस्ट एक टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा आपको कि ये फॉर्मूला और फिगर के साथ ही लर्न करें, डायरेक्ट सवाल सोल्व। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द डायग्राम बिलो रीजन द इक्विपोटेंशियल सरफेस अ पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम A to B इन ईच डायग्राम इन ऑल द 4 केसेस वर्क डन इज सेम, यानी वर्क डन के बारे में पूछा है। आपको पता है डेल्टा V W अपॉन Q होता है, तो W Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस फिगर से देखना है। तो देखो ये 40 है और ये 10 है, 40 माइनस 10 30, 40 माइनस 10 30, 40 माइनस 10 30, 40 माइनस 10 30, यानी ए से बी जाने में पोटेंशियल डिफरेंस इन सारे केस में 30 वोल्ट आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज ले जाएंगे तो Q सेम है, डेल्टा V सेम है, तो वर्क डन इन चारों केस में सेम आएगा। तो डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दे। ये कह रहा है इफ द पोटेंशियल इन a region is expressed as V equal to this the electric field at a point this, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला लर्न करना है। E की जो वैल्यू होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, माइनस मैंने कॉमन ले लिया सीधे सीधे, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। इस डिफरेंशिएशन का स्पेशल बात क्या है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो वेरिएबल होगा और बाकी कांस्टेंट होगा। इन द सेंस हमारा ये कि जैसे अगर मैं डेल वी अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं तो यहाँ x वेरिएबल है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, और 6y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो यहाँ 6y ऐसे ही बना रहेगा, और y कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, 2yz कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट का डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है, सेम कॉन्सेप्ट y में भी किया हूं, तो देखो y को डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1, 6x कांस्टेंट है तो ऐसे ही बना रहेगा। इधर कहीं पे भी हमारा ये y है, y का डिफरेंशिएशन करोगे 1, 2z कांस्टेंट है बाहर ले लो, y का डिफरेंशिएशन 1, समझे। मतलब इससे इसमें बस इतना ध्यान रखना है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको वेरिएबल लेते, बाकी कांस्टेंट की तरह काम करता है, तो ये इजीली हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंशिएट करके आपका ये जो भी बनेगा हमारा x की वैल्यू यहाँ दिया है 110, तो यहाँ पर x y z की वैल्यू पुट कर देना और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसे टिक कर देना है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, मैं कहना यही चाह रहा था कि जैसे v इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई जेड है, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा इंटू 3yz एज अ कांस्टेंट। इसी तरीके से तो आप डिफरेंशिएशन करते हो y इक्वल टू 3x स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करते हो तो 3 बाहर हो जाता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये 6 हो जाता है। हमारे कहने का मतलब कॉन्सेप्ट सब कुछ बेसिक लगता है, बस सिलेबस को एक जगह समराइज नहीं कर पाता बच्चा, इसीलिए मैं एक ऐसा वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें सब कुछ समरी एक साथ हो। इसी में अगर मान लो वेक्टर को इतना पता ही होगा, मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते रूट में। सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है, फोर्स पूछ लिया है। ये कह रहा है इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V this where V is involved in XYZ meters the electric force experienced by the charge 2 coulomb situated at a point this, ठीक है। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और F इक्वल टू क्यू ई कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने पीछे फॉर्मूला बताया, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल वी अपॉन डेल जेड के। इसमें बताओ डिफरेंशिएशन में इस बात का ध्यान देखना है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट होगा, समझे। तो जैसे अब इसको डेल वी अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं तो 6 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 8y, यहाँ पर x है ही नहीं तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसमें भी x नहीं है तो इसको ये भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये एक्सप्रेशन बना। सेम तरीके से y और z का करेंगे और x y z की 1 1 1 वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा। इसका मैग्नीट्यूड मैंने वेक्टर में कैसे निकालते हैं, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही ई का मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा तो एफ इक्वल टू क्यू ई लगा देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा और इसे आप डी ऑप्शन टिक कर देंगे। हमारे कहने मतलब हम सब कुछ एनालाइज कर दे, सारे क्वेश्चन ही बता दे रहे, एक बार अपने से थोड़ा सोच के बताइएगा कि कैसा है। और जब वीडियो देख रहे हो तो ध्यान रखना हर वीडियो में जितना मैं डालूं तो लाइक और कमेंट जरूर करते रहना, मुझे पता चल जाएगा कि नहीं इस पे 100% काम और जोरदार तरीके से करना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि जो V होता है वो डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं नोट डाउन करके लिख लेना।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यानी इधर जाने पे V कम हो रहा है, तो सबसे ज्यादा हमारा V जो होगा B पे होगा, उसके बाद C पे, उसके बाद A, तो VB ग्रेटर देन VC ग्रेटर देन V। इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा ऑप्शन पढ़ लो, मैक्सिमम एट C, सेम एट ऑल द 3 पॉइंट्स ABC, मैक्सिमम एट A, मैक्सिमम एट B। तो B पे मैक्सिमम होगा, तो जैसे ही आपको सिर्फ कीवर्ड पता होगा तो आंसर टिक कर लेंगे आप। इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ पॉइंट XYZ ऑल इन मीटर्स स्पेस V इक्वल टू 4x स्क्वायर वोल्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 102। ठीक है, इसमें अभी अभी मैंने बताया E की वैल्यू माइनस डेल V डिवाइडेड बाई डेल x आई कैप होता है, माइनस के साथ होता है। 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, 4 इंटू 2x, x की वैल्यू इसमें कितना है? 1 डालोगे तो ये 8 आ जाएगा, लेकिन इसके पहले माइनस है, यानी माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन। नेगेटिव x डायरेक्शन मतलब 8, नेगेटिव x डायरेक्शन, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। अदरवाइज अगर ये 3D में मैंने क्वेश्चन बता रहे थे तो 3D का ये फॉर्मूला लिख रहे थे, इसमें y और z का एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं है, सिर्फ x से ही काम चल गया है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट दिस इज गिवन बाय दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू नहीं रखना है, बेसिक डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर देना है। ई का फॉर्मूला ये होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के। इसको डिफरेंशिएट करते समय बस एक चीज ध्यान रखना, अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x ही वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट होगा। तो अगर हम x को इसमें डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे x को, तो देखो x का इसको डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x, y कांस्टेंट ऐसे ही बना रहेगा। इसमें x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1, z ऐसे ही बना रहेगा, 4 तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, सिंपल। अब ये ऐसे ही बना रहने देना, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आंसर ही पूछ लिया है, समझे। अगर एक ऑप्शन से भी आप टिक कर सकते हो, जैसे ये आपके पास आ गया, इसमें ढूंढोगे तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, इसमें डायरेक्ट आप आंसर मैच करा सकते हो, क्योंकि इस माइनस को आपको तो कॉमन ले लेना है। अगर एक और करके बताता हूं y का, देखो y इसमें है, इधर कहीं y नहीं है, ये भी कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ये भी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, समझे कि नहीं। मतलब इस तरह से डिफरेंशिएट करके सिंपली आपको इसमें वैल्यू डाल देना है, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है उसे समझिए, डायरेक्ट सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है जी, अ चार्ज QT इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ विद रेडियस r, द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q1 वंस अराउंड द इक्विपोटेंशियल पाथ। इक्विपोटेंशियल पाथ का मतलब हर एक पॉइंट पे V सेम होगा, तो V सेम है तो उसका डिफरेंस 0 होगा, और डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। W इक्वल टू Q डेल्टा V, डेल्टा V 0 है तो वर्क 0 हो जाएगा, तो C ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़िए। इस सवाल में क्या पूछा है? 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैव रेडियस A, B एंड C। इसमें रिलेशन भी दे दिया है कौन सबसे बड़ा है, मतलब जब स्फीयर आप बनाइएगा तो C सबसे बड़ा बनाइएगा, ये कह रहा है। A लेस देन B लेस देन C have the surface charge density sigma minus sigma and sigma respectively if VA, VB, VC denoted by the potential at the 3 cells, then for C equal to A plus V we have। तो इसमें कह रहा है A, B, C सबकी वजह से हमारा जो रिलेशन बनेगा वो आपस में क्या बनेगा वो टिक करना है, मतलब तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करके देखना है इसमें कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली बात तो इस चीज में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने साइड में यहाँ लिख दिया हूं कि हमेशा इसी को इस्तेमाल करना है ना। इस पे चार्ज मैंने QA, QB, QC माना, इसका ABC रेडियस मान लिया। अगर हमें A सेल की वजह से, VA की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है, तो B और C वाला जो सेल है वो बाहर है, मतलब A वाले के बाहर है, तो लिखने का तरीका क्या है? VA KQA अपॉन A, KQB अपॉन C, ये हो जाएगा KQA अपॉन A, KQB अपॉन B, KQC अपॉन C हो। लेकिन अगर हम B की वजह से निकालेंगे तो जो A वाला सेल है इसके अंदर आ गया, और अंदर तो कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा KQA अपॉन B, KQB अपॉन C और KQC अपॉन C। C की वजह से B नहीं लिया क्योंकि जो C है वो B के बाहर है, लेकिन अगर C की वजह से निकालते हैं तो अब देखो A और B दोनों इसके अंदर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा KQA अपॉन C, KQB अपॉन C, KQC अपॉन C। पहली बात तो ये लिखने आएगा तभी तो सॉल्व करोगे,
दूसरा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, तो क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए क्या होगा, अगर स्फेरिकल सरफेस है तो 4 पाई r²। मतलब ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, नीट में ऐसा अब नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आता है तो बहुत सारे बच्चों से छूट जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है। लेकिन ये लिखने का, लेकिन एक चीज और हो सकता है हो सकता है नीट में सिर्फ वी ए पूछ ले, सिर्फ ए का ही पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है ना। इसको तीनों को निकालना है, जैसे मैंने पहले वाले को निकाला हूं तो ये लिख दिया हूं। अब देखो क्यू ए की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई a² नीचे भी ये है, क्यू बी की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई b², क्यू सी की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई c²। ए से एक ए कट गया, एक बी कट गया, एक सी कट गया, के इंटू सिग्मा 4 पाई, के इंटू सिग्मा 4 पाई, के इंटू सिग्मा 4 पाई, सब जगह से कॉमन। यहाँ पे क्या बच रहा है ए, यहाँ पर एक बच रहा है बी, यहाँ पर एक क्या बच रहा है सी। बस सी का एक क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था कि सी की वैल्यू हम ए प्लस बी ले सकते हैं, तो यहाँ सी की जगह ए प्लस बी रखो, तो बी से बी कट गया, तो ए और ए 2a हो गया, तो डायरेक्ट ये आंसर आ गया के सिग्मा 4 पाई इंटू 2a। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इसमें है। दूसरा बी की वजह से निकलोगे तो यहाँ बी, लेकिन सी वाले में सी रहेगा। अब ये हर जगह वही रखना है, क्यू ए की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई a², क्यू बी की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई b², सिग्मा इंटू 4 पाई c²। इसको देखो ए नहीं कट रहा है, ये कट जाएगा, ये कट गया, के इंटू सिग्मा 4 पाई कॉमन लेने के बाद भी इस तरीके का एक्सप्रेशन बन रहा है, मतलब इसके जैसे बनने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो जबरदस्ती माथा पच्ची मत करने लगना, लॉ खुश करते हैं, नहीं बन रहा है तो छोड़ दो वहीं पे। ये के क्यू ए अपॉन सी, के क्यू बी अपॉन सी, के क्यू सी अपॉन सी। अब सी की वजह से निकाल रहे हैं तो तीनों इसके अंदर है दोनों, तो सब जगह सी सी हो गया। यहाँ a² अपॉन सी, a² अपॉन बी, c² अपॉन सी। अच्छा एक चीज ध्यान रखे रहना प्लस माइनस प्लस, प्लस होगा तो प्लस के साथ रखना, माइनस होगा तो माइनस के साथ। ये ना सोचना सर फॉर्मूले में तो आप यहाँ प्लस लिख रहे हैं और माइनस कैसे आ जा रहा है, वो तो माइनस में दिया ही है तो माइनस में ही रखना है। v स्केलर क्वांटिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, अगर प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, के सिग्मा 4 पाई को बाहर लिया, यहाँ से कितना आएगा a² b², एलसीएम इसका c है, c। ये हो गया a प्लस बी, पता है c की जगह कह रहा है a प्लस बी, a² प्लस b², तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हो a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो नीचे से a प्लस बी कट गया तो ऊपर a माइनस बी आ गया, फिर b से b कट गया हमारा, तो 2a इसका भी आ गया सिंपली, समझे, मतलब यहाँ लिख दिया हूं। इसको a² माइनस b² फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी कट गया, फिर a माइनस बी, a प्लस बी, तो b से b कट गया, a 2a नहीं हो गया, तो k सिग्मा 4 पाई इंटू 2a जो आया हमारा, इसी के तो इक्वल आया, यानी a और c जो है इक्वल है लेकिन b के इक्वल नहीं है, यानी इसका c और a की वैल्यू सेम है लेकिन ये b के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन करना था। ये बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन इन फ्यूचर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, इस क्वेश्चन को भी छोड़ के नहीं जाइए, है ना। 3 charge each plus q are placed at the corner of the isosceles triangle ABC. Side BC and AC 2A, D and E are the midpoint of BC and CA. The work done taking a charge q from D to E. ठीक है, ये BC हमारा 2A है, AC हमारा 2A है, ये मिड पॉइंट है, तो ये A और ये A। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्लास 10th में भी अगर कंग्रुएंसी पढ़े होंगे, दो ट्रायंगल जो कंग्रुएंट होता है उसमें प्रूव करवाया जाता है कि अगर यहां से मीडियन ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होता है। अगर ये वाला AD अगर x है तो BE भी x है। यहाँ प्रूफ नहीं कर रहा हूं, नोट कर लेना, द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये x सेम हो गया। अब ध्यान से समझना, अब अगर मान लो यहां पर हम v निकाल रहे हैं, तो यहां से डिस्टेंस a है, यहां से डिस्टेंस a है, यहां से डिस्टेंस x है, तो VE लिखना हो तो KQ अपॉन a, KQ अपॉन a, KQ अपॉन x। D पे लिखना है, यहां से डिस्टेंस a, यहां से डिस्टेंस a और यहां से डिस्टेंस x, VD KQ अपॉन a, KQ अपॉन a, KQ अपॉन x। इसका डिफरेंस करोगे तो सेम है तो जीरो नहीं हो जाएगा, इसका डिफरेंस जीरो है तो W हमारा क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V, तो Q इंटू जीरो, तो वर्क डन। सारे सवाल को मैं एनालाइज करूंगा, एक बार ठंडे दिमाग से देखना कितनी चीज की नीड है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है, पढ़ने में थोड़ा बहुत भी आता है ना, आप एक बढ़िया सीट ला सकते हो, लेकिन ये है मनस्थिति पे डिपेंड करता है आपके लास्ट टाइम कैसे विचार होते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगेगा अब मेरे मान का नहीं है, एक बार सिलेबस देखो ढंग से, एकदम आराम से कर सकते हो अगर आपको चीजें समझ में आ जाती है तो। इसका डायरेक्टली आंसर जीरो आ गया, टिक करो। जैसे ये देख रहे हो मैं लिख के किया हूं,
अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ी सी समझ है, तो शायद ना लिखना पड़े। अरे यहाँ का देखो चार्ज तो सब सेम ही है, चार्ज सब सेम है तो डिस्टेंस भी सेम है, तो v तो सेम ही आएगा। यहाँ पे सेम आएगा, डिफरेंस जीरो, यानी वर्क डन जीरो। टिक करो। समझ रहे हो, जो टॉपर बनते होंगे वो कुछ अलग नहीं होते होंगे, करने का तरीका अलग होगा। अगर आप टाइम गलत तरीके से लगा रहे हो तो ओबीएस से आपका टाइम तो एग्जाम में चला जाएगा ना भाई। अगर आपको लगता है किसी में टाइम लग रहा है, उसे नमस्ते करो ना, उतने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करना ही नहीं है। एक ही दो क्वेश्चन अभी प्रेजेंट टाइम में आपको पेपर में ऐसा मिलेगा जिसमें सच में कैलकुलेशन, वो उसको छोड़ देना ही बहादुरी है, समझे। अगर टाइम आपके पास बचता है तो उसे भी लास्ट में अटेम्प्ट कर लो। ये कह रहा है चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, विच आर द डिस्टेंस 12 अपार्ट सी is midpoint between A and B. The work done moving a charge Q, a semi-circle CRD is. इस क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ A पे प्लस Q है, B पे माइनस Q है। एक प्लस Q कैपिटल चार्ज C से इस तरीके से इस पाथ से D पे ले गया, तो कह रहा है इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें भी वर्क का फॉर्मूला W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। ले कहां गया है, डी पे ले गया है, कहां से, सी पे, तो VD माइनस VC कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब VD कैसे निकालेंगे, हम लोग पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। अगर यहाँ पे चार्ज Q है, ठीक है, यानी यहाँ पे हमें V निकालना है, तो इसकी वजह से निकालेंगे तो KQ अपॉन L, क्योंकि ये लेंथ L है, ये माइनस KQ अपॉन L क्योंकि ये माइनस है, तो दोनों प्लस और माइनस सेम ही है, तो जीरो नहीं हो गया, तो इसका काम खत्म। अगर यही वाला चार्ज मूव करके यहाँ रहा, तो यहाँ पे जब V निकालेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस देखो, ये L L L, तो यहाँ से 3L हो गया और यहाँ से सिर्फ L हो गया, तो निकालोगे तो KQ अपॉन 3L माइनस KQ अपॉन L। अच्छा, माइनस होगा तो माइनस में रखना है, प्लस होगा तो प्लस में। KQ अपॉन A होता है, Q प्लस में होगा तो प्लस में रखना, माइनस में है तो माइनस में रखना। इसके बाद ये तो जीरो हो गया है, तो ये वाली वैल्यू सिंपली यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस में आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस में आ रहा है, तो माइनस वाला ही आंसर टिक करिएगा, प्लस वाला नहीं कर दीजिएगा। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा केयरफुली देखना। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 1/3 माइनस, अगर -1 तो कर ही लेंगे एलसीएम लेके, इतना ही कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ना। ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको, देखो अगर Q है हमारा R डिस्टेंस पे KQ अपॉन R, क्योंकि ये प्लस है, अगर माइनस होगा तो माइनस का KQ अपॉन R हो जाएगा। चार्ज अगर प्लस में होगा तो प्लस में लेना है, माइनस में है तो माइनस में लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे आप 2 + 2 को ऐड करते हो और 2 - 2 को करते हो, तो ऐसे ही करना, क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लगाया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी से, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको इस्तेमाल करो। इसमें पूछा क्या है, 2 चार्ज Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart as shown in the figure. The third charge Q3 is moved along the arc circle radius 40 centimeter from C to D. The change in potential energy of the system. अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, यानी वर्क ही तो पूछ रहा है। U फाइनल माइनस U इनिशियल ही वर्क डन होता है, ये होता है Q इंटू डेल्टा V। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। देखो Q3 को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो ये जो Q3 लेंगे हम लोग, Q3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से यहाँ V निकालेंगे C पे, समझे। फिर इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से D पे निकालेंगे, सिंपल। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिंपल करना है। अगर हमें C पे निकालना होगा तो ये Q1 है, ये Q2 है, KQ1 अपॉन 0.4, KQ2 अपॉन 0.5। अब सोचोगे कैसे आएगा, ये 40 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, पाइथागोरस फॉर्मूले से निकाला तो ये 50 सेंटीमीटर आ गया। देखो पाइथागोरस 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 900, 1600, ये 2500, तो रूट के बाहर 50 आ गया। सेंटीमीटर में नहीं, मैं मीटर में रख रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखना है। मतलब ये वैल्यू जो है, जैसे 50 सेंटीमीटर है तो 0.5 मीटर, मतलब मीटर में रख रहे हैं। अब यही वाला अगर यहाँ चला आएगा तो यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो KQ1 अपॉन 0.4, KQ2 अपॉन 0.1 हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंस यहीं से कर लेना। अगर आप कहां से कहां जा रहा है, C से D पे जा रहा है, तो VD माइनस VC करना है। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो ये तो कट गया, तो दिस माइनस दिस। तो इसमें से क्या करना है, वैल्यू रख देना Q3 KQ2 अपॉन 0.1, KQ2 अपॉन 0.5, KQ2 को कॉमन ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा।
इस 0.1 है, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 10/1 हो जाएगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 10/5 तो 2 आ जाएगा, तो 10 - 2 8। डायरेक्टली के की वैल्यू रख देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऐसे सजा लिख लेना है। तो यहाँ Q/4 पाई एप्सिलॉन इनटू के 8Q2 आएगा। इसे कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू कितना आ गया 8Q2, डायरेक्ट हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब जो है क्वेश्चन को पहले समझना है, कभी कभी थोड़ा इधर उधर पैटर्न में ऑप्शन दिया रहता, सॉल्व तो कर लेते हो, आंसर मैच कराने में दिक्कत हो जाती है, तो पहले ऐसे लिख लो, या नहीं ऐसे लिखना चाहते हो तो इक्वल कर दो, कट पिट जाएगा। Q3 यहाँ ध्यान देना Q3 है, Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q2, यहाँ पर क्या है Q3/4, तो K को कंपेरिजन करोगे तो 8Q2 ही तो आएगा, तो सी ऑप्शन हो गया डायरेक्ट। इसमें कह रहा था आइडेंटिकल चार्ज -Q आर प्लेस एट द कॉर्नर of a cube side B, then electrostatics potential energy of the charge Q which place at the center of the cube। ठीक है, तो आपको पता है सेंटर पे निकालना है ना, तो ये सारे डिस्टेंस जब निकालना होगा, जैसे आपको सेंटर से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से इस और इसे सबसे निकालना हो, सबसे डिस्टेंस हमारा आर होगा, जिसे यहां से इसका डिस्टेंस सेंटर से आर है। निकालने का तरीका आपको पता है, ये बी है और अगर ये बी है पाइथागोरस प्रमेय से b√2 आ गया, ये और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इससे पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करेंगे, b² 2b² b√3 इसका हाफ, अगर ये r है तो ये भी r होगा, तो इससे मैंने क्या किया हूं 2 से डिवाइड कर दिया, b√3 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे ही ये पता चला तो हमको क्या करना है, यहाँ पर चार्ज कह रहा सेंटर पे +Q है और सारे वर्टिसेस पे -Q है, तो U का फॉर्मूला K Q1 Q2/R होता है, लेकिन अगर प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ रखना है। तो कितने हैं, कितने पेयर्स बनेंगे 8, देखो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 8K Q - Q/R सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट सी ऑप्शन मैच कर जा रहा है। हमारे कहने का मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो कितने पेयर बन रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसमें कह रहा है इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द ईच अदर द in bringing an electron towards the another electron the electrostatics potential energy of the system। ठीक है, तो अब देखो ये थ्योरी मैं लिखा हूं, क्यों, क्योंकि थ्योरी से डायरेक्ट मतलब ये मैं लिखा इसलिए हूं कि आप रीड करके मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको लर्न होना चाहिए। क्या लिखा हूं, इफ द टू चार्जेस आर द सेम साइन दे आर रिपेल टू ईच अदर। भाई अगर दो भी सेम साइन का, या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस, एक दूसरे को रिपेल करेगा जब पास पास ले आओगे तो। thus the two electric thus if the two electrons brought closer the some work is done against the force of repulsion, therefore the electric potential energy of the system is increased। मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों नेगेटिव है, जब पास पास लाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो उस पर वर्क करना पड़ेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती है, तो मैं मैथमेटिकली भी बता देता हूं। अभी मैंने बताया U का फॉर्मूला K Q1 Q2/R होता है, और हमने कहा चार्ज प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में रखना है, तो ये हो जाएगा K -E/R, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KE²/R। अब देखो R मतलब पास पास ला रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन को, तो R को कम कर रहे हैं, ये बीच का R है हमारा, R कम कर रहे हैं तो U इंक्रीज हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, बी ऑप्शन टिक करो, सिंपल सी बात। अगर यही एक प्लस और एक माइनस होता हमारा, तो यहाँ माइनस आ जाता, और माइनस आ जाता तो इसे घटाते तो ये बढ़ता नहीं, कम हो जाता। ये ध्यान रखना है, अगर केयरफुली समझोगे तभी ये चीजें समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसका नोट डाउन कर जरूर लेना, ठीक है। जितनी बातें मैं बता रहा हूं उसे सिस्टमेटिकली नोट कर लो, आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल द डाइपोल मोमेंट P is aligns parallel to the uniform electric field, the energy required to rotate the dipole 90 डिग्री। ये कह रहा पैरेलल, एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, जिसे मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हो, ये -Q है, +Q है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसको रोटेट करके 90 कर रहा है, तो कह रहा वर्क कितना होगा। तो जनरली आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, W की वैल्यू PE cos θ1 - cos θ2। जब ये इसी के डायरेक्शन में है तो थीटा यहाँ पर 0 है, तो θ1 0 है, रोटेट कितना करना है 90, तो PE cos 0 - cos 90, cos 0 1 होता है, cos 90 1, तो ये हो जाएगा हमारा PE। तो ये बी ऑप्शन टिक कर देंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन तो ओरल भी करा जा सकता है, इसलिए थोड़ा ठंडे दिमाग से देखो क्या नीड है।
देखो एक चीज है ना, सिर्फ सोच की वजह से इंसान वहां नहीं पहुंचता है जहां उसे पहुंचना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्पेशल नहीं होता, बस समय समय की बात है। प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में आपका कैसा काम करता है। क्वेश्चन मैं सारे डिस्कस कर दे रहा हूं, आप खुद फील कर लेना कैसा है क्वेश्चन। ये कह रहा है, इन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is placed in the electric field intensity. The dipole acquires a positive such that axis of the dipole makes an angle theta with the direction of field. Assuming the potential energy of the dipole 0 when theta 90, the torque and the potential energy of the dipole respectively. समझे? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा है कि अगर हमें डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर देते हैं तो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, टॉर्क होता है पी क्रॉस ई तो पी साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी डॉट ई माइनस पी कॉस थीटा। सिर्फ फॉर्मूला पूछा है तो ए ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। तो कभी कभी अच्छा इतना बड़ा सा लिख दिया, पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो गलत टिक कर देगा, सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, समझे? देखो दोबारा मैं बताया, एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल 0 व्हेन थीटा 90, ठीक है। एज्यूम मतलब ये तो आपको ऐसे ही कह रहा, बताओ थीटा की वैल्यू यहाँ 90 रखो तो cos 90 कितना होगा 0, तो u 0 नहीं हो गया। वो तो आपको जनरली यही वाला टर्म्स है। अगर कुछ और कहता, हाँ क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लेना, हो सकता है यहाँ पे कुछ और कह रहा तो पैटर्न बदल सकता है, वैसे पैटर्न के बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछता, जो फॉर्मूला डिफाइंड है वही पूछता है। बस उसमें थोड़ा ऐसे टर्म्स लिख देगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, समझे? बस एक लाइन बस यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लिख दिया है जिसकी वजह से लोगों को लगेगा ये 90 क्या है। अरे बस ये कह रहा है कि जो फॉर्मूला बना है ना उसमें थीटा 90 डालेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। एज्यूमिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल 0 व्हेन थीटा 90, द टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल रेस्पेक्टिवली। सिंपल। देखो अब देखो सेम सवाल कैसे मिलेंगे खुद ऑब्जर्व करना, पीवाईक्यू करने से क्या फायदा होता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P lying along the uniform electric field, the work done rotating the dipole 90 डिग्री। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट है, तो यहाँ माइनस क्यू होगा प्लस क्यू होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव माइनस क्यू से प्लस क्यू के इधर होगा। इसको रोटेट करना पहले इसी डायरेक्शन में 90 रोटेट करना, भी पीछे जस्ट ऐसा क्वेश्चन बताए थे। पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, थीटा 1 0 थीटा 2 90, तो पी cos 0 माइनस cos 90 तो पी आ गया, डायरेक्ट टिक करो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, सेम टू सेम भी रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, अभी आगे भी दिखाऊंगा। इसमें कह रहे हैं ना इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q and its dipole moment P. It is placed in the uniform electric field E if it is dipole moment along the direction of field, the force and its potential energy of the respectively। ठीक है, ये कह रहा है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल ऐसा रखा गया है जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, यानी इधर माइनस क्यू बनाना पड़ेगा इधर प्लस क्यू बनाना पड़ेगा, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, क्योंकि मैं इधर पॉजिटिव कंसीडर किया इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। अच्छा अब ये देखो, ये भी ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, इस पर फोर्स क्यू इधर लगेगा और ये इस पर क्यू इधर लगेगा, जितना फोर्स उधर उतना फोर्स इधर, तो नेट फोर्स 0। तो ऑप्शन देखते भी रहना, नेट फोर्स 0 सिर्फ सी में दिख रहा है और कहीं पे 0 नहीं किया है तो वहीं पे टिक करके आगे बढ़। अदरवाइज आगे चेक करना चाहते हो तो यू का फॉर्मूला माइनस पी cos थीटा होता है, पी का डायरेक्शन इधर ई का डायरेक्शन इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0, इसमें cos 0 डाल दो तो ये हो गया माइनस का पी, और माइनस आता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, तो मिनिमम पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, मतलब ये देख रहे हो बेसिक फॉर्मूले पे ही सारा सवाल आया है, बस आपकी समझ कैसी है ये डिपेंड करता है ना। देखो ये जनरली इस टर्म का भी इस्तेमाल कर लेता है, जैसे थीटा की वैल्यू 0 तो माइनस पी स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा की वैल्यू 180 तो ये प्लस पी आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखो, इसमें कह रहा है देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स डायरेक्शन इफ द वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज प्लस 2 कूलम थ्रू द डिस्टेंस 2 मीटर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा। तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी, तो एफ डी cos थीटा, वर्क वाले चैप्टर में पढ़े हुए क्लास 11। बस यहाँ फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई रखना है, तो क्यू ई डी cos थीटा, क्यू दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, डी दिया है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना, वर्क भी दिया है हमारे पास कितना 4 जूल, तो यहाँ वर्क का फॉर्मूला रखिए, सारी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से ई की वैल्यू निकल के आ गया 20 न्यूटन पर कूलम। तो हमारे कहने का मतलब कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना बस ये समझ। एफ डॉट डी एफ डी cos थीटा लगाया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रहा है तो यहाँ पर फोर्स जो लगेगा क्यू ई लगेगा,
इसे अप्लाई किया, सारा वैल्यू पुट किया तो ई की वैल्यू इजिली आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड इन द पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम का टर्म्स यूज हो रहा है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई दस रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फाइनल पोजीशन। ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा वन की जीरो, थीटा वन जीरो, और कहां तक रोटेट करना है, थीटा तक। वर्क का फॉर्मूला होता है पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, तो W इक्वल टू पीई वन माइनस कॉस थीटा टू। अच्छा, उसे रोटेट करने में जितना वर्क हमें करना पड़ेगा वही उस समय उसमें स्टोर होता था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उस सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल होगा यही होगा। यह ना सोचना सर मैं वर्क निकाल रहा हूं, जितना उसे रोटेट करने में वर्क करना पड़ेगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। ये हो जाएगा पीई वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम ऑफ द चार्ज बिंगिंग sum of the charge is begin given to the conductor then its potential will be। पता है, अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे फैल जाता है। अंदर जो होता है E जीरो होता है तो V कांस्टेंट होता है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मतलब E जीरो है, अभी मैंने बताया कि E की वैल्यू माइनस dV बाई dx होता है, यानी अगर dV बाई dx जीरो है यानी V कांस्टेंट होगा। V तो कांस्टेंट होगा, उसे चार्ज दो या न दो वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो हमारा हो जाएगा रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर में V कांस्टेंट रहेगा। मतलब बाई मेथड अगर लगाएंगे तो इसी तरीके से लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं बताता हूं, आप डायरेक्ट इसे कर। इसमें सिंपल यही पूछा है, टू मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्ज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, इफ दीज आर कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग वायर द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर। ठीक है, एक्चुअल में चार्ज दो स्फीयर है हमारा इस तरीके से। ठीक है, जब दोनों को हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल हमारा सेम हो जाता है और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस पे मान लेते हैं Q1 डैश है, इस पे Q2 डैश है। इसे डायरेक्ट अगर लगाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, Q2 डैश R2 अपॉन R1 प्लस R2 और Q1 प्लस Q2, इसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसका रेडियस कितना दिया है जी, R1 1 सेंटीमीटर है और R2 3 सेंटीमीटर है, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख देंगे। तो R2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर में है, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, R1 प्लस R2 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये चार्ज माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5 में से एक जाएगा तो 4, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये कट गया ऊपर नीचे से, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सोचोगे सर अगर Q1 डैश पूछेगा, तब Q1 डैश में अगर पूछेगा तो ये R1 के जगह क्या हो जाए, R2 के जगह R1 हो जाएगा। इस पे भी एक सवाल पूछा है, उसे भी बता देता हूं, ये सिंपल है। देखो इसमें भी मैं बाई मेथड भी करा हूं। बाई मेथड करने का मतलब क्या है, आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप ऐसे सीखो, तो इसे हटाओ। देखो इसमें फिर यही पूछा, टू मेटालिक स्फीयर रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर आर द चार्ज 10 की पावर माइनस 2 कूलम 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कूलम रेस्पेक्टिवली, इफ दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर द फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर। इस बार स्मॉलर पे पूछ रहा है, R1 पे पूछ रहा है, सेम वही तरीका, R1 1 सेंटीमीटर R2 2 सेंटीमीटर Q1 Q2 लिख दिया हूं, Q1 डैश निकालना है तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। सोचोगे सर याद कैसे करेंगे, इधर तो टोटल चार्ज है, यहाँ टोटल रेडियस है दोनों का, निकालना किस में है Q1 में, तो R1 ऊपर ले लो, Q2 डैश निकालना है तो R2 ऊपर ले लो, सीधी सी बात। तो यहाँ करना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, एड करो इसे 2 1 3, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, टोटल चार्ज को ऐड कर लो तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसे कट करोगे तो 2 आ गया, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, डी ऑप्शन हो। अब इससे आसान क्या बन सकता है, अगर इस पैटर्न पर सवाल आता है इसमें टाइम बच्चे लगाएंगे, क्योंकि वो लगाने का तरीका उनका यही रहेगा, मतलब बाई मेथड ही करेंगे। इतना टाइम आप मत लगाइएगा, आप अच्छा कर लेंगे जितना मैं कह रहा हूं, लेकिन रट के जाना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, इसमें कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग अ चार्ज Q एंड एरिया A। पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर एरिया A है, चार्ज Q है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है ये जितना इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। ठीक है, और दोनों प्लस माइनस है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। F की वैल्यू Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, इंडिपेंडेंट द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्मॉल डिस्टेंस जो होता है इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो फॉर्मूले में है ही नहीं, तो इस पे डिपेंड नहीं करता है, तो डायरेक्टली पहला ही ऑप्शन हो गया, टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा पैरेलल प्लेट
air capacitor has capacity C. The distance separation between the plate D and potential difference V is applied between the plates. The force attraction between the plate is parallel to the capacitor. ठीक है, तो अभी एक फॉर्मूला मैंने बताया, एक मान लो आप इस टर्म में याद किए हो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसमें जो वैल्यू गिवन है वो सी दिया है, डी दिया है, वी दिया है, तो आपको पता है इसको उसी टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। इसको मैंने क्या किया हूं, क्यू के जगह सी वी रखा हूं, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर। अब साइलेंट नॉट ए को डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डी, इसको क्या कर लिया हूं, सी बना लिया हूं, एक सी ऊपर नीचे से कट गया, तो एफ की वैल्यू सी वी स्क्वायर अपॉन 2d। तो मैं कह रहा हूं अगर इस टर्म में अगर निकालना होगा तो ये ध्यान रखना सी वी स्क्वायर अपॉन 2d होता है, डायरेक्ट डी ऑप्शन टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर चार्ज to a potential difference V volt. After disconnecting the charging battery, the distance between the plate of the capacitor increased using the insulating handle as the resultant potential difference. ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसके बीच का जो सेपरेशन है ये डी, स्मॉल डी, इसको कह रहा है बढ़ाएंगे। जब इसको हम बढ़ाएंगे तो डी को बढ़ाएंगे तो सी हमारा कम, सी अगर हमारा कम होगा, Q इक्वल टू सी वी होता है, तो Q इक्वल टू V इक्वल टू क्यू बाई सी। अगर कोई बैटरी जो चार्ज जितना करना हो तो कर ही दिया है, तो Q तो चेंज होगा नहीं, तो Q को मैंने सेम लिख दिया हूं। C कम होगा तो V बढ़ेगा हमारा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब कैपेसिटर का फॉर्मूला Q इक्वल टू सी वी, लर्न हो और थोड़ी सी मेमोराइजेशन स्ट्रॉन्ग हो तो सवाल ऐसे ही टिक कर जाए। बस इतना ही तो कहा, इसके सेपरेशन को इंक्रीज करोगे भाई, इंक्रीज कर लो, डी अगर बढ़ाओगे तो सी कम नहीं हो जाएगा, और जैसे ही सी कम होगा तो वी इंक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात, तो ये ऑप्शन टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम 6 माइक्रोफैराडे विद इंट्रोड्यूस अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैराडे, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, मतलब इसमें पूछ रहा है अपसाइलिन। अपसाइलिन की वैल्यू क्या होता है, अपसाइलिन नॉट के होता है, लेकिन के दिया नहीं है, के कैसे निकालेंगे, C इक्वल टू के सी नॉट होता है, तो के की वैल्यू C अपॉन सी नॉट। जब मीडियम है तो कैपेसिटेंस 30 है, जब एयर था तो 6 है, तो डिवाइड करेंगे 5 आ गया। 5 को जैसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब सारे क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल के ही होते हैं, बस थोड़ी डर की भावना और एग्जाम से पहले थोड़ा सा डरे फिर गए काम, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। देखो अगर चीजों को नोट करके जाते हो तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करोगे, सारे सब्जेक्ट में थोड़ा सा कमांड हो जाएगा, स्कोर बढ़िया कर लोगे, क्योंकि लास्ट टाइम सबका सिचुएशन सेम होता है ना। लेकिन सब एक बार देखते रहना कि किस पैटर्न पे अब तक हिस्ट्री में सवाल पूछा गया है। इसमें कह रहा है द टू थिन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 and K2 greater than K1 are inserted between the parallel plate capacitor as shown in the figure. The variation of electric field between the plates, the distance D measured from the plate is correct shown in the figure. पता है अगर कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट होता है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। लेकिन अगर किसी मीडियम अगर डाल देंगे तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जाएगा, तो ये लाइन ऊपर से नहीं थोड़ा नीचे से जाएगा, तो इसका ग्राफ देख के डायरेक्टली टिक कर सकते थे। बनाना तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन बीच में दो मीडियम आ गया K1 और K2, तो K2 हमारा ज्यादा है तो ये ज्यादा नीचे आ जाएगा, तो K2 में ये देखो ज्यादा नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर है, तो सी ऑप्शन डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कम हो जाएगा ना, ई की वैल्यू K जब होगा तो कम हो जाएगा जितना ज्यादा है। ये कह रहा है K2 ग्रेटर देन K1, तो ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ जाएगा, मतलब ई की वैल्यू जो है थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ K1। K1 मतलब K2 ज्यादा है K1 उससे, तो ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा। बाकी अगर ये दोनों एयर रहता है तो ऐसे ही जाएगा कांस्टेंट, तो ये फ्री का नंबर था, है ना। लेकिन इसको क्वेश्चन कोई देखेगा इस पैटर्न का तो आधा डर जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बेसिक चीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, टू पैरेलल प्लेट हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q face each other the certain distance between, if the plates are now dipped in kerosene tank, the electric field between the plates। पता है हमने कहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर में है तो ई का फॉर्मूला ई अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। जैसे इसे केरोसिन में डिप कर देंगे तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ जाएगा, जैसे के आएगा तो इसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि यहाँ नीचे आ रहा है, नीचे डिवाइड करेंगे तो ई की वैल्यू कम हो जाएगा, तो डिक्रीज, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ऑयल between the dielectric constant K has capacitance C, if the oil is removed the capacitance will be। पता है C नोट का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन K,
तो k की वैल्यू 2 है तो C नॉट कितना हो जाएगा, C बाई के हो जाएगा। सिंपल। C तब है जब उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होगा तब हमारा C नॉट है। तो C बाई 2 डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये वाले क्वेश्चन, इसको भी बहुत लोग छोड़ के आते हैं, लेकिन इसको गेस करके टिक कर सकता है इंसान ऐसे ही। कैसे, देखो इसमें कह रहा है द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ए, plate separation D, the capacitance C is filled with the four dielectric material having dielectric constant K1, K2, K3, K4. Shown in the figure, if the single dielectric material is to be used, the same capacitance C, the capacitance the dielectric constant K. मतलब इसमें बोल रहा है इक्विवेलेंट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इस तरीके की चीज को समझना होता है कि ये ऊपर के जो तीन है और ये है, इसको हम इस पैटर्न से बना सकते हैं कि ये तीनों क्या है, आपस में पैरेलल में है, फिर इसके सीरीज में है। अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ जाता है तो इजीली टिक कर सकते हो। तीनों पैरेलल में, इसको C डैश मान लिया सॉल्व करके, इसको C4। जब ये सीरीज में होता है तो कैसे ऐड करते हैं, 1/c इक्वल टू 1/c डैश प्लस 1/c4। लेकिन पैरेलल वाला तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, सिंपल। और C का फॉर्मूला क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसमें कह रहा है A बाई 3 A बाई 3 A बाई 3 हो गया, D बाई 2 D बाई 2 D बाई 2 हो गया। इसमें D बाई 2 हुआ, लेकिन एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी इसमें जो है वैल्यू को डायरेक्टली ऐसे रख दिया, K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, K1 K2 K3, वहां K4 यूज करना है। इसमें से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन करके कैंसिल कर दिया, यहाँ 2/3 बचा, यहाँ 2 बचा। उसके बाद मैंने इस 3 को ऊपर ले गया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे यहाँ 2 बचा था, नीचे यहाँ 2 तो कट गया। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन बना हमारा सिंपल। तो यानी इसका डायरेक्ट C ऑप्शन हम करेक्ट टिक कर सकते हैं। कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, थोड़े अप्रोच स्ट्रॉन्ग करना होगा। 2-3 स्टेप लिखने के बाद आपको आंसर दिख ही जाएगा अगर आप स्ट्रॉन्गली रिविजन करके जाते हो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 कैपेसिटर each have capacitance C, the breakdown voltage V joined in the series, the capacitance and breakdown voltage in the combination। पता है सीरीज में बोल रहा है, 3 कैपेसिटर सीरीज में है, तो मैंने कहा 3 है, 3 बार ऐड करना, तीनों C है, 3 से डिवाइड कर दो तो C बाई 3 ढूंढो। तो C बाई 3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। और वोल्टेज क्या होता है, तीनों सीरीज में है तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये 3V हो गया। तो C बाई 3 हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा और वोल्टेज 3V आ गया, डायरेक्ट टिक कर सकते हो। किसी किसी क्वेश्चन में तो पेन चलाना ही नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप लर्न करके जाते हो तब। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू द C1 C2 C3 C4 आर कनेक्टेड इन द बैटरी शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द चार्ज C2 एंड C4। अब इसमें चार्ज का रेशियो पूछ रहा है, सिंपल सी बात। तो ये बताओ, ये तीनों हमारा सीरीज में है, सॉल्व करने के बाद ये 6C अपॉन 11 आ गया। और उसके बाद अगर इसका बनाओगे तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में फाइनली। लेकिन पैरेलल में V सेम होता है तो Q इक्वल टू CV लगा सकते हो। तो Q1 इक्वल टू C1V और Q2 इक्वल टू C2V, V ऊपर नीचे से कट जाएगा तो डायरेक्ट Q1 अपॉन Q2 C1 अपॉन C2 आ जाएगा। ये C डैश है, 6C अपॉन 11 और इसका कैपेसिटेंस कितना है 4C, तो डिवाइड करोगे तो 3/22 डायरेक्ट टिक कर सकते हो। अब ये ना सोचना सर ये इन तीनों का इक्विवेलेंट ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि आप चार्ज इसमें निकालो या इसमें निकालो या इसमें निकालो, सेम है। सीरीज में Q सेम होता है, सबसे आसान तरीका यही है, इसका आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं ऐसे, देखो ये कह रहे हैं ये पैरेलल में है C1 C2, तो डायरेक्ट Q1 अपॉन Q2 C1 अपॉन C2 लिख सकते हो। तो इसका सीरीज में तो सेम होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। मतलब हमारे कहने का मतलब, इसको मैंने क्या किया हूं, इसको सीरीज पहले सॉल्व करके हम 2 कैपेसिटर में बना लिया हूं। हमको पहले से पता है सीरीज में सेम होता है, तो चाहे 2 में पूछे और चाहे 3 में पूछे और चाहे इसमें C में पूछो, C1 C2 C3 किसी में भी पूछेगा, चार्ज सेम होगा अगर ये सीरीज में है। ये तीनों आपस में सीरीज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा 3 कैपेसिटर ईच कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराडे are to be connected in such a way that the effective capacitance 6 माइक्रोफैराडे, this can be done। पता है, अगर ना आता हो तो ऑप्शन वाइज सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन देख देख के चेक कर सकते हो। जैसे इसमें हम कनेक्टेड 2 सीरीज इन 2 पैरेलल, 2 सीरीज में ऐड करोगे तो 4 सीरीज में, 2 बार ऐड करेंगे। सीरीज में होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं, पैरेलल में होता है तो जितनी बार जोड़ेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जोड़ दो, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आ गया, फिर 2 आ गया और 4 को फिर ऐड कर दो पैरेलल में तो 4 2 6 हो गया।
इन द सेंस मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इधर देखो, मैं ये कह रहा हूँ अगर इनको सीरीज में ऐड करोगे तो आप ऐसे मत करना, मैं ऐसे बताया हूँ, स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही करो। 4 है ना, 2 बार है, 2 से डिवाइड करो 2 आया, ये 4 है, और 4 और 2 डायरेक्ट ऐड करो 6 नहीं आ गया डायरेक्ट। थोड़ा सा तो लर्न करना है, जिससे ज्यादा तो बायोकेमिस्ट्री में लर्न करते हुए फिजिक्स में थोड़ा सा लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है और कैपेसिटेंस और कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 चार्ज अप टू V वोल्ट and then connected in parallel to uncharged capacitor capacity C2, the final potential across this, ठीक है। नॉर्मल कॉमन पोटेंशियल Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो अनचार्ज है, Q1 इक्वल टू C1V, C1 प्लस C2, तो V डैश कितना आ गया C1 अपॉन C2V, डायरेक्ट आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। देखो ऐसे सवाल को क्या करना है, ये VT स्टोन ब्रिज का सवाल होता है, 6 अपॉन 6 1 आ गया, 6 अपॉन 6 1 आ गया, यानी ये बैलेंस VT स्टोन ब्रिज है। तो इस वाले को आप हटा देंगे तो ये दोनों सीरीज में हो गया, और सीरीज में 6 और 6 आ गया, और ये भी सीरीज में आ गया, मतलब इस तरीके से बना। 6 और 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 3, 6 और 6 को 2 से डिवाइड करो 3, और 3 3 डायरेक्ट ऐड करो 3 3 6, तो 6 आ गया हमारा आंसर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये फिगर जो बनाया हूँ ये लर्न रखना, इसी से देख के पहचानते हैं कौन सा हमारा VT स्टोन ब्रिज का पैटर्न बन रहा है। ऐसा फिगर बना हो या ऐसा बना हो, ऐसा बना हो, ये VT स्टोन ब्रिज का फिगर है। बैलेंस है कि नहीं चेक करना पड़ेगा इस कंडीशन से, C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। देखो इसको इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, अगर फॉर्मूले से बचना चाहते हो, डायरेक्ट मैं इसका तरीका बता रहा हूँ। इसमें ये इसी के लिए है, क्वेश्चन में यही पूछा है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 of the equal capacitance connected shown in the circuit, the terminal A and B, the key are connected to the charge capacitor C1 is battery EMF V volt. Now disconnected A and B, the terminal B and C connected due to this, what will be the percentage loss? तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो C2 है अक्सर क्वेश्चन में अनचार्ज ही होता है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बना लिया हूँ। C2 अनचार्ज होगा तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 100 कर दो। यहाँ तो फिलहाल C सब सेम लिया है, ये भी C है, ये भी C है, C अपॉन C प्लस C, तो ऊपर C नीचे 2C, तो C कट गया तो 1/2 इंटू 100, 50% आ गया, डायरेक्ट आंसर टिक करो, आगे बढ़ो, है ना। इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, अगर इसे डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे इसमें भी बना दिया हूं। क्या बनाया हूं जी, कि अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय द बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिजल्टिंग सिस्टम। ये कह रहा हमारे पास कैपेसिटर C है, इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया गया है, तो कह रहा अब टोटल एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो हाफ CV स्क्वायर लगाना है, लेकिन V तो निकालना पड़ेगा कॉमन पोटेंशियल, तो इसका तरीका यही है कि डायरेक्ट मेरा कॉन्सेप्ट लगाओ, U फाइनल C1 अपॉन C1 प्लस C2 U इनिशियल, ये C है ये भी C है, तो C अपॉन C प्लस C UI, तो ये हो जाएगा UI/2, यानी इनिशियल का हाफ, इनिशियल का हाफ यानी डिक्रीज बाय 2 फैक्टर, ये ऑप्शन करेक्ट है। मैं तो कह रहा हूं इसे लर्न भी रखना, मतलब जब भी कोई कैपेसिटर चार्ज करके किसी आइडेंटिकल अन कैपेसिटर से हम कनेक्ट कर देते हैं तो फाइनल जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होता है U/2 हो जाता है, लर्न रखना। इसमें देखो ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस C is connected to the cell EMF V and then disconnected from it a dielectric slab of dielectric constant K which can just fill in the air gap. The capacitor is now inserted in it. Which of the following is incorrect? इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन है, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो बैटरी से कनेक्ट किया गया है, उसे चार्ज कर लिया, अब बैटरी का कनेक्शन हटा दिया गया और उसमें एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर, तो अब उसको जितना चार्ज होना था हो गया है, अब उसका चार्ज कंजर्व रहेगा, बाकी चीज रिड्यूस होता है। देखो तो इसमें कह रहा है इसका कॉन्सेप्ट यही बताया हूं, डिसकनेक्टेड वाला, समझे, Q सेम होता है, C K डैश हो जाता है, V डैश कितना हो जाता है V/K, E कितना हो जाता है E/K, U डैश कितना हो जाता है U/K, समझे। तो इसमें अगर हम लोग डेल्टा U निकालते हैं तो U डैश माइनस U, U/K माइनस 1 U, 1/K माइनस 1, U की वैल्यू हाफ CV स्क्वायर, यानी आप इसे डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सही बात लिखा है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, अरे भाई चार्ज तो कंजर्व रहेगा, जितना उसे चार्ज लेना था वो स्टोर करना था, स्टोर हो गया है, अब वो लॉस नहीं मान रहा हूं, ध्यान रखना है। द चार्ज इन द कैपेसिटर इज कंजर्व, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज बाय K टाइम्स, बिल्कुल सही है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर K टाइम्स
डिक्रीज, ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के टाइम्स डिक्रीज, ठीक है, तो ये भी सही है। यानी इसमें जो है सिर्फ इतना फॉर्मूला यूज हुआ है, इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला यूज हुआ है। बैटरी चार्ज करके हटा कर दिया है, मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने लगा, तो सी के सी हो जाएगा, यू यू बाई के हो जाएगा, ई ई बाई के हो जाएगा, क्यू सेम रहेगा, वी वी बाई के हो जाएगा, डेल्टा यू इतना हो जाएगा। मतलब ये नोट्स बनाना ही बनाना है इन सब चीज का, है ना। अगर कनेक्टेड रहेगा तो इसमें वी और ई सेम होगा, बस इतना चीज पता होना चाहिए, है ना। देखो इधर से क्या कह रहा है जी, ये कह रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई in the space between the plate. If the distance between the plate D, the area of each plate A, the energy stored in the capacitor. तो मैं तो कह रहा हूँ एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर, याद रखो। इसमें पूछा है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम से इधर मल्टीप्लाई करो, इसका वॉल्यूम निकालोगे तो ए इंटू डी आएगा, तो कितना फॉर्मूला हो गया 1/2 अब साइलेंट नॉट ई स्क्वायर ए डी, डायरेक्ट टिक करो, आगे बढ़ो। ये छोटा सा फॉर्मूला है एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, ऐसे याद रखे रहोगे, छोटा सा रहेगा 1/2 अब साइलेंट नॉट ई स्क्वायर। अगर टोटल एनर्जी पूछ रहा है तो वैल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना एडी, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर, each value C1 is charged by the source potential difference 4V. When the another parallel combination N2 capacitor, each capacity is C2 charged by the source potential difference V. It has the same total energy stored as it the first combination has. The value of C2 in terms of C1. C2 कैपेसिटर जो है N2 टाइम्स ऐड किया गया है पैरेलल में, C1 कैपेसिटर N1 टाइम्स ऐड किया गया है सीरीज में। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 4V है, इसका V है। कह रहे इसका टोटल एनर्जी, इसका टोटल एनर्जी सेम है। U होता है हाफ CV स्क्वायर। अब इसका कैपेसिटेंस निकालना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मैंने कहा था C1 सेम है, कितनी बार है n बार, C1/n हो गया N1। ये C2 जो है ऐड किया है कितनी N2 टाइम्स, पैरेलल में है तो N2 से मल्टीप्लाई कर दो C2 में, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा हाफ N2 C2 V स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा हाफ C1/N1, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16V स्क्वायर। इन दोनों को बराबर कर देना है, सिंपल। जैसे ही बराबर करोगे सब कुछ कर जाएगा, C2 की वैल्यू 16, C1/N1 N2 आ गया, है ना, यानी इसका डी ऑप्शन हो गया। मैं 50 तक आ गया। सारे क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत ओवर थिंकिंग का सवाल हो जो आपकी बस की बात नहीं हो। हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, चीजें भूलोगे, नोट बनाना पड़ेगा, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम इजीली निकल जाता तो हर कोई डॉक्टर बन जाता, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इजी है निकालना। देखो इसमें पूछा है 2 कंडेंसर आर कैपेसिटर C एंड अदर कैपेसिटर्स कैपेसिटी C/2 आर कनेक्टेड टू V वोल्ट बैटरी as shown in the figure. The work done in charging fully both the condenser. ये कह रहा है टोटल चार्ज करने में से कितनी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इसको जितनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी उतना ही तो वर्क करना पड़ेगा। एनर्जी स्टोर क्या होता है हाफ CV स्क्वायर, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा C और C/2, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर दो 3C/2, तो कितना हो जाएगा 3/4 CV स्क्वायर। डायरेक्ट टिक करो, आगे बढ़ो। इसमें पूछ रहा है द एनर्जी पर यूनिट वैल्यू of the capacitor having area A and separation D kept potential difference V is given by। आपको पता है एनर्जी पर यूनिट वैल्यू क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई की वैल्यू V/D यहाँ रखना था क्योंकि होता है, दिया है, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें कह रहा है कि कैपेसिटर इज चार्ज विद बैटरी। देखो इस क्वेश्चन को जो है इस तरीके से भी लगा सकते हो, ठीक है, और U की वैल्यू हाफ C स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C 1/2 Q भी है, लगा सकते हो, है ना। अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे भी लगाओ, ये मैंने कहा था लर्न रखना। अ कैपेसिटर ऑफ चार्ज विद बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड U आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी ऑफ अनदर कैपेसिटर सेम कैपेसिटी कनेक्टेड इन पैरेलल द फर्स्ट कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, बहुत सारे बच्चे गलती करती हैं, ईच कैपेसिटर। अभी मैंने तरीका बताया, U इनिशियल C1/C1 प्लस C2, U फाइनल C1/C2 U इनिशियल, दोनों C है तो C/2C कट गया तो U इनिशियल/2। मैंने कहा जनरली लर्न ही रखो भाई, एक कैपेसिटर आइडेंटिकल है दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर से अगर कनेक्ट कर रहे हैं और वो इनिशियल में अनचार्ज है तो हमेशा U फाइनल जो आएगा U/2 ही आएगा। लेकिन ये टोटल आ रहा है इसलिए हाईलाइट कर दिया हूं टोटल। किसी एक का बताएंगे तो उसका हाफ हो जाएगा तो U/4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है।
पता कुछ सवाल में तो करना ही नहीं होता। देखो इस पैटर्न पे कम से कम कई जगह आपको सवाल रिपीट हुआ होगा, सेम पैटर्न पे सवाल आया है, एक बार आप खुद देख सकते हो, एक ही पैटर्न पे बहुत बार सवाल पूछा है और बहुत हटके भी नहीं पूछ रहा है। ये देखो ये द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। भाई एक कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कैपेसिटी सी, तो यू हाफ सी वी स्क्वायर। फॉर्मूला तो पूछा है, डी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो, है ना। बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और कोई बच्चा इस तरीके का पेड बैच ज्वाइन करना चाह रहा है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकता है। इस तरीके के प्रॉपर सिस्टमेटिक नीट 2025 के लिए हम आपको मेंटली रेडी कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।